नमस्कार, जय भारत। सभी का स्वागत है। आइए, फटाफट जुट जाइए। शुरू किया जाए आज का सेशन। ठीक है भाई, चलिए शुरू करें आज का सेशन फटाफट। नमस्कार सभी को, फटाफट जितने लोग को जुड़ना है जुड़ जाइए फटाफट। सभी लोग आ गए, कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, आप बताएं। जबरदस्त है, बिल्कुल जानलेवा। चलिए शुरू करते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, ऑडियो वीडियो वीडियो सब क्लियर भी है? एक बार चेक कर लो जरा। एवी क्लियर, एवी क्लियर। सब लोग एवी लिख दो फटाफट, रिफ्रेश कर लो स्क्रीन को एक बार जल्दी से। एवी क्लियर, ओके डन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जिन लोगों को पता नहीं मैं बता दूं, मेरा नाम है सर जिस नाम से मुझे कोचिंग फील्ड में जानते हैं। बीटेक फ्रॉम एचबीटीआई कानपुर, एमबीए फ्रॉम ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। 10 साल का एक्सपीरियंस, आकाश, चैलेंज, सर्वोत्तम सब जगह काम कर चुका हूं। सर्वोत्तम में वाइस प्रेसिडेंट रह चुका। केमिस्ट्री मेंटर ऑफ लज्जाबेन पटेल, सर्वोप सोमल अग्रवाल, वरुण नंद कुमार, AIR 3, AIR 9, AIR 42, एम्स 2016, 2018, 2019 और बहुत सारे नीट एम्स टॉपर आईआईटीएंस को मैंने ट्रेन किया। हमेशा नाम से मुझे सर्च कर सकते हैं, अकेडमी में आपको मिल जाऊंगा। अगर अभी तक आपने प्रोफाइल फॉलो नहीं किया है किसी भी वजह से, तो इसको तुरंत फॉलो करिए। यही आपको नाम, ये जो नाम लिखा हुआ है, आपको मोक्ष तक ले जाएगा। जिस तरह मेरा रेफरल कोड अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, उनको 10% ऑफ मिल जाएगा। जमाने का भी भला करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का। पिछली क्लास में जल्दी से, इस कोर्स के बाद तो सर केमिस्ट्री की एक ही क्लास होगी ना एक दिन में? जी बिल्कुल, जी वैशाली, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। देखिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। ये जो कोर्स हमने बनाया है वो क्यों बनाया, उसका रीजन बता दें जो अब बनाया है। देखिए मैं आपको मूल कंसेप्ट काफी पढ़ा चुका हूं। हम काइनेटिक्स कल से शुरू कर सकते थे। अच्छा, मैं कल के बारे में आपको बता दूं पहले। जो हमारा मेन बैच है, जिसको आप फॉलो ही करना है सभी को, मेन बैच, मेन अचीवर बैच, आपको सारी जानकारी इसके बारे में मिल गई। मैंने उसमें शेड्यूल भी डाल दिया है। सभी लोग मुझसे जुड़ जाइए। मेन अचीवर बैच वाले जो इस नंबर पे मुझसे नहीं जुड़े अभी तक, वो सब लोग इस पे जुड़ जाइए। सब लोग इस पे जुड़ जाइए। पहला पॉइंट, मेन अचीवर बैच जो 1 अक्टूबर वाला है, उसमें मेरी क्लास कल आने वाली है। कल है 2 अक्टूबर, कल है 2 अक्टूबर। डन। मोल कंसर्ट के पूरे नोट्स में बहुत जल्द देने वाला, बहुत जल्द, इसी में अपडेट कर दूंगा आपको बहुत जल्द। 2 अक्टूबर को मेरी जो क्लास है कल मॉर्निंग में, मेन अचीवर बैच जो आपको फॉलो करना है बिल्कुल कंप्लीटली 100%, उसमें मेरी क्लास है 9:30 बजे। 9:30 बजे बिल्कुल यहाँ पे मॉर्निंग में है ना, 9:30 बजे, 9:30 बजे मॉर्निंग में आ जाइए। जबरदस्त काइनेटिक्स चलेगी। ऐसी काइनेटिक्स आपने जिंदगी में नहीं सुनी होगी जो मैं पढ़ाऊंगा आपको। मेरे आप 2 लेक्चर करेंगे काइनेटिक्स के, तो आपके जीवन का रुख बदल जाएगा। ये मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं। जो मैं कुछ बोलता हूं तो उसका मतलब होता है। आप करके देखिएगा। कल पहली क्लास है, उसके बाद एक और क्लास करिएगा, आपको लगेगा कि काइनेटिक्स जीवन में मैंने आज तक जो पढ़ी वो सब बेईमानी थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और ये मैंने आपको कल की क्लास बता दी। एक बात मैं आपको बस और बता दूं, अभी जो मैंने यहाँ पे मोल कंसेप्ट का एक तीसरा कोर्स ये प्लान किया है, वो इसलिए प्लान किया है साइड में, जिससे आपका मोल कंसेप्ट जो चल रहा था वो पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। आपने इतनी मेहनत करी है तो अपना पूरा ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो मैंने 4 लेक्चर का एक छोटा सा कोर्स बनाया है, 1, 3, 4, 6 अक्टूबर। जिसको नहीं पता मैं फिर से बता दे रहा हूं, 1, 3, 4, 6 अक्टूबर। इसकी टाइमिंग फिक्स है, इसकी टाइमिंग फिक्स है। 8 PM से इसकी क्लास रहेगी और 9:30 बजे तक रहेगी। और ये 4 दिन लगातार, ये 4 दिन लगातार नहीं बल्कि अल्टरनेट, देखिए 1, फिर 3, फिर 4 और फिर 6 है। तो इसमें आपकी मेन क्लासेस नहीं रहेंगी। मैंने ध्यान दिया है, मैंने बिल्कुल ध्यान दिया है कि इन डेट पे आपकी मेन क्लासेस बिल्कुल ना हो। इस समय आप बिल्कुल फ्री रहें। मेरी क्लास ना हो मतलब उस दिन, ठीक है ना। तो मेरी क्लास नहीं है उस दिन, आप देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए, और ऑर्गेनिक बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है आपके बैच में। ऑर्गेनिक बहुत जल्द, एक और बात बता दूं, ऑर्गेनिक बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। तो ऑर्गेनिक की टेंशन आप बिल्कुल मत लीजिए। ऑर्गेनिक बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला। शेड्यूल बन जाएगा, शेड्यूल बन जाएगा। अभी नहीं बना है लेकिन आगे बन जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक चल रहा है, फिजिकल चल रहा है, ऑर्गेनिक भी ऐड हो जाएगा। डन। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। मेरे को जल्दी से बताओ जरा, हम लोगों ने कहां तक पहुंचा दिया था मामला? काम शुरू किया जाए, काम शुरू करें। चलिए, कहां तक पहुंचा जल्दी से टाइप करो। अचीवर में मोल फिर से करा दूंगा मैं, अगर आपका छूट गया कोई दिक्कत नहीं, फिर से करा दूंगा मैं मोल। ये भी चलिए बता दिया मैंने आपको, ये भी टेंशन मत लीजिए आप। पूरी केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री में, यस अचीवर में पूरी फिजिकल केमिस्ट्री। बेस का इक्विवेलेंट वेट बता दिया था, एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट बताना था, यही ना। एन फैक्टर ऑफ बेस बता दिया था मैंने, बता दिया था एन फैक्टर ऑफ बेस सॉल्ट का करंट। डन। चलिए स्टार्ट, स्टार्ट। अब मैं चैट बंद कर रहा हूं, अब मैं चैट बंद कर रहा हूं। चलिए अब हमको काम करेंगे सीरियसली बिल्कुल। एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट पे आ जाइए।
आपको जिंदगी में कभी भी एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट निकालना हो तो क्या करिए, हमेशा सॉल्ट की एक एंटिटी को पकड़ लीजिए, सॉल्ट की एक एंटिटी को पकड़ लीजिए, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायंस, या दूसरा तरीका टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायंस। डन। इनमें से कुछ भी एक चीज देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, जितने भी कैटायंस निकलते हैं उन पे या तो आप प्लस चार्ज देख लो कितना है, या फिर जितने एनायंस निकलने उसमें से नेगेटिव चार्ज कितना है वो देख लो। दोनों में से कोई भी एक चीज देख लो, आपको क्या मिल जाएगा, एन फैक्टर किसका, सॉल्ट का। कितनी एंटिटी को ब्रेक करना है, सिर्फ वन एंटिटी। मैंने आपको बताया जिंदगी में आप जब भी एन फैक्टर पढ़िए तो हमेशा पर एंटिटी पे देखिए हर चीज, ठीक है। चलिए अब देखें, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्ट होता है, आपको दोनों से आंसर सेम इसलिए मिलता है क्योंकि जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। सॉल्ट इलेक्ट्रिकली, ध्यान दीजिए मैं क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब आप लोग कहेंगे एसिडिक सॉल्ट भी तो मैंने सुना है, हाँ बिल्कुल सुना है, आयनिक में मैं पढ़ाऊंगा भी, लेकिन मैं वो नहीं बात कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इसको मरोड़िएगा नहीं बात को कि आपने कह दिया सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, मैंने तो एसिडिक सॉल्ट पढ़ा, मैं क्या करूं, कहां कूद जाऊं। तो बताना सॉल्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जितना कैटायन पे प्लस चार्ज होगा उतना एनायन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए आप दोनों में से कहीं से भी निकालिए आपको आंसर सेम मिलेगा। डन बात। अब शुरू करो। NaCl का निकालना है आपको, ठीक है। आपको CaCl2 का निकालना है, आपको Al2SO4 होल थ्राइस का निकालना है, और आपको AXBY का निकालना है। इनमें से किसी का भी निकालना है तो क्या करो, इनको ब्रेक कर दो, इनको ब्रेक कर दो। बताओ इनकी कितनी एंटिटीज को ब्रेक करूंगा, एक 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 एक। क्यों एक, क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर में सिखाया था एन फैक्टर हमेशा जिंदगी में कितनी एंटिटी पे देखेंगे आप, ओनली सिंगल एंटिटी। डन। एटम का देखेंगे तो एक एटम का देखूंगा, आयन का देखूंगा तो एक आयन पे देखूंगा, एसिड तो एक एसिड के मॉलिक्यूल पे, बेस तो एक बेस के मॉलिक्यूल पे। डन। ये बात समझ में आती है। बताइए NaCl को ब्रेक कर दीजिए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसको ब्रेक कर दीजिए, Ca+2 2Cl नेगेटिव, इसको ब्रेक कर दीजिए, 2Al+3 +3SO4-2। डन। इसको ब्रेक कर दीजिए। इसको ब्रेक कैसे करोगे बताओ, ए के ऊपर क्या आएगा, क्रॉस करो ऐसे, ए के ऊपर क्या आएगा +y, बी के ऊपर क्या आएगा -x। हाउ मेनी ए, x, हाउ मेनी बी, y। ऐसे ब्रेक हो गया। समझ में आई सबको बात, एक बार अंगूठा दिखा दो, बात समझ में आ रही तो हेलो, अंगूठा दिखाओ फटाफट जल्दी से। हमारे आपके बीच में सिर्फ एक ही चीज जुड़ी हुई है, वो है आपका अंगूठा, और मेरी आंखें, मेरी आंखें आपके अंगूठे से मैच करनी चाहिए। यस, रिदम में खेल चलना चाहिए। बहुत सही। चलिए तो बताइए, आपने एक एक एंटिटी सबकी ली और सबको उठा के तोड़ डाला। जब सबको उठा के तोड़ डाला तो या तो कैटायन पे पॉजिटिव देख लो और या फिर एनायन पे नेगेटिव देख लो। डन। बताइए कैटायन पे कितने का पॉजिटिव है, 1 यूनिट का। एनायन पे कितना नेगेटिव है, 1 यूनिट का। एन फैक्टर कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव। तो बताइए ये जो माइनस में चार्ज आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड बताएंगे उसको आप। अगर देखें तो 1 यूनिट यहां से 1 यूनिट यहां से, तो एन फैक्टर कितना हो गया बोलो, 1। हेलो, बताना। यहां पे चेक किया तो इसके ऊपर कितना +2 और इसके ऊपर टोटल कितना -2। तो एंटिटी की अगर मैग्नीट्यूड देखें तो कितना आ रहा है, 2 2। तो या तो यहां से देख लीजिए या तो यहां से देख लीजिए, कैटायन से या फिर एनायन से। आंसर कितना आ रहा है, 2। हमेशा एक एंटिटी को ब्रेक करेंगे सॉल्ट। समझ पा रहे हैं बात, एन फैक्टर 2। अगले में बताना, यहां पे चेक करो कितना चार्ज है, 1 Al पे 3 तो 2 Al पे 6, 2 × 3 6, 3 × 2 6, दोनों जगह सेम आ रहा है। एन फैक्टर कितना, 6। अगले पे आओ, x × y, देखो एन फैक्टर कितना आ रहा है, xy। कितनों को बात समझ में आ गई, कितनों को बात समझ में आ गई, सभी का एन फैक्टर निकाल लिया। डन। अब मेरे को एक बात बताइए, इसमें थोड़ा समय लग रहा है तो मैं आपको एक तरीका सिखा देता हूं। अब देखिए इसमें समय लग रहा है तो जे सुनिए, फटाफट आपको निपटाने का तरीका सिखाता हूं। देखिए ये तरीका आपका 100% तब काम करेगा जब दोनों व्यक्तियों के ऊपर जो चार्जेस हैं वो अलग अलग हो, मैग्नीट्यूड अलग अलग हो। जैसे +1 -2 +2 -1, ऐसा 1 1 होगा तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, उस पर चेक कर लेंगे। CaCl2 कोई दिक्कत नहीं है, CaCl2 कोई दिक्कत नहीं है, Al2SO4 होल थ्राइस कोई दिक्कत नहीं है, AXBY कोई दिक्कत नहीं, आने दो। देखिए तरीका सुनिएगा, यहां 1 और 2 मल्टीप्लाई करो, दोनों डिफरेंट है क्या, डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करो। बताओ ना कितना एन फैक्टर आ गया भैया, डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करो। एन फैक्टर बोलो 2, डिफरेंट है, मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 कितना हो गया, 6, डिफरेंट है, यहां मल्टीप्लाई करो, x × y कितना हो गया, xy। खत्म। क्या ये तीनों खट 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 निपट रहे हैं, क्या एन फैक्टर आप जल्दी से लिख लेंगे। बताइए किसमें थोड़ा सा रुकना होगा, किसमें थोड़ा सा रुकना होगा आपको, जिसमें दोनों सेम सेम वाले हो। सेम सेम वाले देखिए कभी कभी साथ देते भी हैं और कभी कभी धोखा भी दे देते हैं। तो एक्सेप्ट, जे कहां नहीं लगाना है आपको, एक्सेप्ट। किनको छोड़ के, बताओ। NaCl आ गया तो चल भी जाएगा, CaSO4 आ गया तो क्या पता ना भी चले। हेलो, समझ पा रहे हैं बात क्या बोल रहा हूं मैं। NaCl आ गया,
कभी भी देखिए 1 1 सेम वाला आ जाए, आपको कह रहे ये तो 1 4 वाला है, अरे भैया सल्फेट पे 1 लगा होता है चाचा, तो ऐसे लोगे, ऐसे लोगे क्या? क्या बात समझ पा रहे हैं? डन। तो बताइए अगर आप इसको ब्रेक करते हैं, इसको ब्रेक करके देख लिया करिए, जब भी 1 1 सेम वाला आ जाए ना तो ब्रेक करके देख लिया करो। ब्रेक करो क्या हो जाएगा, Na+1 Cl-1, तो एन फैक्टर कितना हो गया 1। इसको ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा बोलो, Ca+2 SO4-2, बताओ एन फैक्टर कितना आ गया 2। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो इसमें अगर आपने 1 into 1 कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। कितनों को बात समझ में आ गई? एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, जे कहां लगाना है, क्या समझ पा रहे हैं? लाइन खींच लीजिए, यहाँ पे ऊपर वालों में लगा दूंगा, यहाँ सेम अगर 1 1 आता है, 1 1 आता है तो थोड़ा सा देख लूंगा। अगर बात समझ में आ गई तो एक बार अंगूठा दिखा दीजिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट लगाऊंगा, इनमें थोड़ा देख लूंगा। कीबोर्ड तोड़ डाला करो यार, फिर मजा आ जाए बिल्कुल। डन डन डन, चलो डन 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 डन। यस, लगना चाहिए कि पढ़ाई चल रही है, ऐसे थोड़ी बस आए और करके चले गए, लो बस हो गए, चलो अगला दिन आ गया, अगले दिन फिर क्यों जिए मालूम नहीं क्यों मरे, ऐसे थोड़ी यार, कुछ तो चलना चाहिए ना झगड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने देता हूं, कॉपर सल्फेट .5H2O, इसका एन फैक्टर बताना है आपको। मामले को थोड़ा जहरीला बनाया जाए। देखिए अब आपको मैं हाइड्रेटेड सॉल्ट के एग्जांपल करा रहा हूं, इनके भी एन फैक्टर देखते जाइए। आपसे कहता है फिटकरी ले लो, फिटकरी पोटाश एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24 H2O। क्या आप इनके एन फैक्टर बता सकते हैं? क्या आप इनके एन फैक्टर बता सकते हैं? मैं चैट ओपन कर रहा हूं, फटाफट लीजिए, चैट इनेबल हो गया भैया, शुरू करिए फटाफट, बताइए फटाफट। इसका एन फैक्टर कितना है? पहले वाले का बताओ, पहले वाले का बताओ, दूसरे वाले का बताओ, दोनों के एक साथ बता दो, जल्दी से दोनों के एक साथ बता दो, खटखट एक साथ बता दो। चलो भाई देखे, आओ समझे, कुछ लोगों का सही कुछ लोगों का गलत भी है। 28 नहीं पता, 28 चलो सुनो ध्यान से, कोई बात नहीं पता तो बता रहा हूं मैं आपको। देखिए बातचीत बंद करें, काम चालू करें। देखिए इसमें जो ये वाला हिस्सा होता है जिसको आप बोलते हैं डॉट के बाद वाला क्रिस्टलाइन वाटर, ये क्रिस्टलाइन वाटर होता है। क्रिस्टलाइन वाटर का मतलब समझते हैं? क्रिस्टलाइन वाटर का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में वाटर लगा हुआ है, मतलब ये आपको आयंस नहीं देगा, ये आपको आयंस नहीं देगा। तो आपको सिर्फ कितने हिस्से को देखना होता है? सिर्फ इतने हिस्से को देखना होता है, बराबर, सिर्फ इतने हिस्से को देखना होता है। और बताइए इस हिस्से को आप समझा चुके हैं पहले भी, Cu+2 SO4-2, पीछे समझा चुका हूं। देखो Cu+2, अगर मान लो यहाँ CSO4 था तो यहाँ तोड़ के देखो क्या टूटेगा, बताओ। ये टूटेगा Cu+2 और सल्फेट -2, समझ पा रहे हैं? तो बताइए एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका? एन फैक्टर हो जाएगा इसका 2। कितनों को बात समझ में आ गई? किसको नहीं देखना है? किसको नहीं देखना है इन फैक्टर में? क्रिस्टलाइन वाटर को नहीं देखना है, क्योंकि वो आयन नहीं देते हैं, क्योंकि वो आयन नहीं देते हैं, वो H+OH नेगेटिव नहीं बनाते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहते हैं वो। डन, बात समझ में आई? इसमें बताओ क्या करूंगा, किसको नहीं देखूंगा? इसको देखूंगा क्या? नो, इसको नहीं देखेंगे, इसको छोड़ दीजिए। बाकी को देखो, बाकी को देखो, बाकी को देखो तो निपटाओ भैया। बताओ सल्फेट पूरा एक साथ रहेगा, सल्फेट डॉट, ये देखो ये पोटाश एलम है, इसका नाम पोटाश एलम, इसको बोलते हैं फिटकरी, पुरुष इसका प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के बाद। आजकल का पता नहीं, जमाना बदल गया। अब देखिए K2SO4 में बताइए सल्फेट के बाद 1 लगा हुआ है, 1 लगा है, तो मेरे को एक बात बताइए, इसका 2 और इसका 1 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 2 यहां से आ गया, इसका 2 और इसका 3 मल्टीप्लाई कर दो, 6 यहां से आ गया, तो यहां से आया 6, यहां से आया 2, दोनों को उठा के जोड़ दो तो कितना आ गया 8। हेलो, पानी वाले को काउंट नहीं करने का क्या फटाफट आंसर आ रहा है क्या? इसको ब्रेक करके देख लो ना भाई, इसको ब्रेक करके देख लो, ये आपको क्या आयन दे रहा है, इसको ब्रेक करके देख लो, ये आपको क्या आयन दे रहा है, और ये तो आपको क्रिस्टलाइन वाटर लेके बैठा है, इसके आयंस तो बनेंगे नहीं। कितनों को बात समझ में आ गई? यहां से चेक किया तो 2 into 1, 2 into 1, यहां से देखा तो 2 into 3, इसने दिया 6 का इनफेक्टर, इसने दिया 6 का इनफेक्टर, इसने दिया 2 का इनफेक्टर, टोटल मिला के 8 का इनफेक्टर। तो बोलिए एन फैक्टर कितना आ गया भैया इसका? इसका इनफेक्टर पूछेंगे तो कितना आ जाएगा 8, एन फैक्टर कितना आ जाएगा 8। कितनों को बात समझ में आ गई? डन, चले। हेलो, पानी को काउंट नहीं करने का, पानी क्रिस्टलाइन फॉर्म में इसको नहीं काउंट करना है, बाकी सबको निपटा लो। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता उसको ब्रेक करके देख लेना, K2SO4 को तोड़ो, Al2SO4 होल थ्राइस को तोड़ो, दोनों से देखो कैटायन पे कितना प्लस आ रहा है, दोनों का प्लस प्लस जोड़ दो, 2 + 6 8। मेरे ख्याल से बात आ गई होगी। बताइए जब इनके ई निकालोगे तो इसका ई क्या लिखोगे? इसका मोलर मास अपॉन 2, और इसका ई लिखोगे तो बताओ इसका क्या लिखोगे? मोलर मास अपॉन 8। मेरे को एक बात बताइए, क्या मोलर मास में, क्या इसके मोलर मास में पानी काउंट होगा? चलिए एनेबल कर रहा हूं, जल्दी से बताइए, क्या इसके मोलर मास में, इसके मोलर मास में पानी काउंट होगा? मोलर मास में पानी काउंट होगा क्या? एन फैक्टर में तो नहीं काउंट किया आपने, मोलर मास में काउंट करेंगे पानी को। या बताइए यहां पे मोलर मास में ये वाला पानी काउंट होगा कि नहीं होगा? एन फैक्टर में तो नहीं काउंट किया आपने, मोलर मास में काउंट करेंगे? यस करेंगे।
मोलर मास भी तो करोगे ना यार, आप कॉमन सेंस लगाओ, इस पूरे मॉलिक्यूल का 1 मोल का मास निकालोगे तो उसमें पानी नहीं काउंट होगा क्या? बिल्कुल काउंट होगा। इन फैक्टर में क्यों नहीं काउंट हो रहा पानी? क्योंकि वो आयन नहीं दे रहा है। कोई आदमी आयन नहीं दे रहा तो क्या उसका वजन नहीं काउंट करोगे आप? समझ पा रहे हैं? तो मोलर मास में पूरी काउंटिंग होगी, लेकिन एन फैक्टर में पानी नहीं काउंट होगा। कितनों को बात समझ में आई? डन की? क्लियर? चलें आगे, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है क्या आपका? एन फैक्टर कर लेंगे अब आप? ओके डन, चलिए काम आगे बढ़ाया जाए फटाफट। अब देखिए यहां पे हम लोग पहुंच गए, ये क्वेश्चन डन था, जल्दी से सब लोग बताना, अंगूठा दिखाते जाना। 1 डन, 1 डन, ये सब डन हो गया था। 2 भी डन, 3 भी डन, चेक कर लीजिए। 4 भी डन था, 5 भी डन था और 6 भी डन था। ये सब हो गया था मेरे ख्याल से, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, ये सीओ वाला भी करा दिया था आपको। ये सब डन है, ये सब डन है, ये सब मेन क्लास में हो चुका है, ये भी हो चुका है। लिमिटिंग नहीं, ये नहीं हुआ था। क्या 12 नंबर तक हुआ था? एक बार चैट ओपन कर रहा हूं, जल्दी से बताना क्या 12 नंबर तक हुआ था? देखो 12 नंबर डन था, ये वाला मॉलिक्यूल वाला एलआर वाला करा था। 12 डन तो 12 डी लिख दो, 12 डन तो 12 डी लिख दो जल्दी से। 12 डी लिख दो, 12 डी डन, चलो ठीक है। 12 डी समझ में आ गई मेरे को बात, 12 डी। चलो 13 नहीं था, 13 नॉट डन, चलिए 13 करते हैं। 13 नहीं हुआ था, ठीक है 13 करते हैं। चलिए पहला सवाल उसका ये देखिए, 3 रिएक्शन दी हुई है, आपको बताना फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ H3PO4, फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ H3PO4, फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ H3PO4 इन फर्स्ट रिएक्शन, फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ H3PO4 इन सेकंड रिएक्शन, फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ H3PO4 इन थर्ड रिएक्शन। ठीक, चलिए अब मैं आपको समझाता हूं, तरीका सुनिए ध्यान से। देखिए साहब, H3PO4 जो होता है, मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कि जो H3PO4 होता है वो 3 प्रोटॉन देता है, 3 स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको, ठीक है, स्ट्रक्चर बताया था। चलो मैं आपको पोलिंग करवा देता हूं। ए लो भैया, कह रहे पोल कराओ, मौज आती पोल में, लोगों को बहुत मतदान करने बहुत मौज आती है तुम लोग। ए बी सी डी, 1 2 3 नन। चलो पहले वाले का बताना है, पहले वाले का आंसर इन चारों में से क्या है? पहले वाले का आंसर बताना है, पोल स्टार्ट कर रहा हूं। पहले वाले का आंसर बताओ चारों में से, पहले वाले का आंसर बताओ चारों में से जल्दी से। यस, पहले वाले का बताओ चारों में से। पहले का बताना, इसका बताना, दूसरे का ना बता देना, इसका बताना पहले का आंसर। ट्रिपल टी चल रहा है बिल्कुल है। ट्रिपल टी मतलब ड्रॉपर, ड्रॉपर। चलो आ गया। प्रियम, ट्रिपल टी, मोहित, केशव, देवेंद्र, मानवी, प्रतिभा, सुमित, श्रेया, नेहा, ड्रॉपर। चलो ये देखो, देखिए एन फैक्टर जब आपसे कोई पूछ रहा है, चलो चाहे 1 सेकंड की पोलिंग करा देता हूं, चलो पहले इसका, चलो इसका समझ लो पहले। एन फैक्टर कोई आदमी आपसे पूछ रहा है तो आप स्ट्रक्चर बनाओगे, क्या करोगे? स्ट्रक्चर बनाओगे। H3PO4 का स्ट्रक्चर मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सीख लो। मैंने ये भी बोला था, फास्फोरस लगाइए, H3PO4 में 3 OH होते हैं, धीरे धीरे आपको बताया जाएगा इनऑर्गेनिक में, आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। आज मैं ही पढ़ा दे रहा हूं। H3PO3 और एक O बचा तो यहां डबल बॉन्ड लगा दीजिए, ये स्ट्रक्चर है। बताइए कितने एसिडिक एसिड इसमें भैया? बताया तो मैंने आपको। ये वाला H किससे जुड़ा है? O से, तो ये एसिडिक H है। ये वाला H किससे जुड़ा है? O से, तो ये भी एसिडिक H है। ये वाला H किससे जुड़ा है? O से, तो ये भी एसिडिक H है। कितने एसिडिक H हो गए? 3 एसिडिक H है, तो बताना एन फैक्टर कितना हो गया? 3। एन फैक्टर कितना हो गया? 3, यानी कि कितने कितने प्रोटॉन देने की काबिलियत रखता है? नोट्स में पूरे दे दूंगा, परेशान मत होइए, अपलोड कर दूंगा मैं अपडेट सेक्शन में, टेंशन मत लीजिए, या आपको जहां पे ग्रुप बना वहां दे दूंगा। बताना इसका आंसर क्या 3 आ गया? हेलो, क्या इसका आंसर 3 आ गया पहले वाले का? इसका आंसर तो 3 है। अब चलिए अगले पे पोल करा रहा हूं, फिर से पोल स्टार्ट कर रहा हूं, फिर से मैं नेक्स्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पोल करा रहा हूं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द एन फैक्टर ऑफ दिस H3PO4 इन फर्स्ट रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन में बताना इसका फर्स्ट रिएक्शन। पोल शुरू करूं? ओके डन, ये लीजिए स्टार्ट। फर्स्ट रिएक्शन में बताइए कि H3PO4 के कितने एन फैक्टर की वैल्यू है? स्टार्ट। अब देखिए कितने लोग का सही होता है। व्हाइट बैकग्राउंड इज गुड। कुछ लोग कहते हैं आंखों पे जोर पड़ता है मेरे, तो इसलिए मैंने जनता की डिमांड पे ऐसा किया है। अब आप कह रहे हैं जोर नहीं पड़ता है, आपकी आंखें मजबूत होंगी। चलो आ गया भी रिजल्ट, नतीजे लीजिए। ट्रिपल डी, मोहित, विकास, प्रतिभा। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, अगर आपको इस रिएक्शन में इन्फेक्टर निकालना है तो क्या करिए। देखिए H3PO4 वैसे तो 3 एस देता है, 3 एस देता है। कैसे कैसे? पहला एच निकालेगा,
तो ये बनाएगा। फिर ये जो बना है, ये जो बना है, ये दूसरा H निकालेगा, दूसरा H निकालेगा, तो ये बनेगा HPO4-2। फिर HPO4-2 में से एक तीसरा H निकल आएगा, तीसरा H निकल आएगा, तो ये बनेगा। समझ पा रहे बात? तो इस तरीके से ये देखिए 3 H यहां से निकल गए, ठीक है ना, समझ में आ गई बात? 3 H यहां से निकल गए। अब मेरे को बताइए 3 H यहां से निकल गए तो बताइए एन फैक्टर तो 3 हो गया, एन फैक्टर तो 3 हो गया। लेकिन हो सकता है वो किसी रिएक्शन में पूरे के पूरे, हो सकता है वो पूरी रिएक्शन में पूरे के पूरे H दे ही ना रहा हो, पूरे के पूरे H दे ही ना रहा हो। जैसे जैसे आपने कहा ये वाली रिएक्शन को ध्यान से देखो, फर्स्ट वाली रिएक्शन को जरा ध्यान से देखना भी। इसको देखते हैं तो यहाँ पे 3 H थे। देखो पढ़ने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे देखो 3 H थे और यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस है क्या, चेक करो रिएक्शन बैलेंस है क्या, रिएक्शन बैलेंस है, डन, बैलेंस है ना, चेक करो पहली रिएक्शन बैलेंस है, चेक कर लो। और बैलेंस है तो बताओ कितने मोल पानी बने यहाँ पे, 1 मोल। और 1 मोल H2O कैसे बनेगा, 1 मोल प्रोटॉन आया होगा और 1 मोल OH आया होगा, या फिर एक एंटिटी H की आई होगी, एक OH की आई होगी, तभी तो एक मॉलिक्यूल बना ना पानी का। तो बताइए H प्लस कितने आए, एक ही एंटिटी आई ना, तो किसने दी, एसिड ने दी होगी। तो यानी कि इस एसिड ने कितने प्रोटॉन निकाले, सिर्फ एक निकाले, तभी तो यहाँ एक बना। रिएक्शन बैलेंस है, रिएक्शन बैलेंस है। ध्यान दीजिए पहला मेथड में बता रहा हूं वो बैलेंस रिएक्शन में लगाना आपको। बैलेंस रिएक्शन है क्या, डन। बैलेंस रिएक्शन है तो बताना यहाँ H2O कितने बने, एक, यानी कि एक H प्लस और एक OH मिलकर बनाकर है। तो एक H प्लस कौन दे रहा होगा, ये दे रहा होगा, और एक OH ये दे रहा होगा। इसका इसने कितने H निकाले, एक, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1। तो बताइए अगर पहली रिएक्शन में आपसे पूछा जाए एन फैक्टर कितना, 1। समझ में आ रही बात, ये नंबर तरीका 1 हो गया। तरीका नंबर 2 सुनो, तरीका नंबर 2 सुनो। आपको ऐसे नहीं करना तो एक और तरीका बताता हूं, जे सुनने जरा तेज। मान लो कि रिएक्शन ही ना बैलेंस हो, मान लो कि रिएक्शन बैलेंस ही ना हो पा रही हो आपसे, तो क्या करिए, यहां पे H कितने हैं, 3, यहां पे H कितने सॉल्ट के अंदर 2, 3 में से 2 को माइनस कर दो, बैलेंस है चाहे नहीं मत देखो, 3 में से 2 को माइनस कर दो, कितना आया, 1, यही एन फैक्टर। देखो वो आ गया। बैलेंस नहीं तो ऐसे देख लो, बैलेंस है तो वो वाला तरीका, और बैलेंस नहीं तो ये वाला भी तरीका लग सकता है। हेलो, किधर को चमका, एन फैक्टर कितना हो गया भैया, 1। क्या तरीके समझ पा रहे हैं, आपको नया तरीका बता दिया मैंने, अगर बैलेंस नहीं करो तो भी हो जाएगा। चलो मैं अगला अगला कराता हूं, इसमें बताना, इसमें बताना। फाइंड आउट द एन फैक्टर इन द सेकंड रिएक्शन। बताना मेरे को सेकंड रिएक्शन में यहां बैलेंस है क्या, देखो बैलेंस है 2H2O, तो कितने H प्लस और कितने OH, क्या 2H प्लस और 2OH नेगेटिव से मिलकर बना होगा, यानी कि 2H प्लस कहां से है, यहां से है। देखो इसकी एक एंटिटी ने दी होंगे, ये देखो एक ही एंटिटी तो है, तो इसकी एक एंटिटी ने कितने H प्लस दिए, 2, तभी तो इधर जाके 2 मोल पानी बना। तो बताना इसकी एक एंटिटी ने अगर 2 H प्लस दिए तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2। क्या तरीका समझ पा रहे हैं, तरीका समझ पा रहे हैं। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता, ऐसे नहीं समझ में आता, तो आपको दूसरा तरीका जो मैंने बताया वो लगा लो। क्या दूसरा तरीका लगाया, बताना यहां पे कितने H है, 3, यहां पे कितने H है, देखो यहां पे कितने H है, 1, 3 में से 1 को माइनस करो, 3 में से 1 को माइनस करो, आंसर कितना आ गया, 2, तो एन फैक्टर हो गया 2, डन। हेलो, फिर से आपको बता देता हूं नई स्लाइड में, नहीं तो आधे तो कंफ्यूज घूमते रहेंगे, कहेंगे मेरे को फिर से बताना जरा एक बार। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, H3PO4 NaOH, H3PO4 NaOH, 3 रिएक्शन है। देखिए मैं तीनों को अलग से बता दे रहा हूं, सुन लीजिए फटाफट सभी लोग, जिसको जरा भी कंफ्यूजन हो यहां पे आ जाइए फटाफट, मैं आपको तीनों फिर से बता दे रहा हूं अलग से। देखिए पहली जो रिएक्शन थी उसमें क्या बन रहा है भैया, NaH2PO4 प्लस पानी, इसमें बन रहा है Na2HPO4 प्लस 2 मोल पानी, इसमें बन रहा है आपके लिए Na3PO4 प्लस यहां पे बन रहा है 3 मोल पानी। अब जरा मेरे को एक बात बताना, मेरे पास तरीके हैं, अब मैंने पीछे समझ ली बात को, मेरे से कहता है फर्स्ट रिएक्शन, इसमें बताना जरा एन फैक्टर। तो मेरे पास 2 तरीके हैं, देखो पहला तरीका क्या करता है, पहला तरीका कहता है ये देख लो, बैलेंस है, अगर रिएक्शन बैलेंस है, पहली बैलेंस है, एक बार अंगूठा दिखाओ, पहली बैलेंस है, समझ में आता है, अंगूठा दिखाना भैया। दूसरी बैलेंस है, क्या सबको समझ में आता है, यस यस यस, दूसरी बैलेंस है, तीसरी भी बैलेंस है। अगर आपने तीसरी बैलेंस नहीं है, दूसरी तीसरी बैलेंस नहीं, तो कर लो, कर लो। देखो इसने कर रखी थी तो हम भी कर लेते, लो हम भी कर लेते हैं। यहां लगा लो 2 और यहां लगा लो 3। अब बैलेंस है क्या, देखो अब चेक करो सब बैलेंस है क्या, सब बैलेंस, एक बार अंगूठा दिखा दो, सारी देखो बैलेंस लिखी थी यहां पे, मैंने वहां कॉपी कर दी सबके सब। अब क्या सब बैलेंस है, चेक कर लीजिए, सब बैलेंस है। अब मेरे को बताना अगर बैलेंस है तो तरीका नंबर 1 क्या कहता है, मेथड नंबर 1 क्या कहता है, कहता है यहां पे देख लो कितने पानी बन रहे हैं, जितने पानी बन रहे हैं उतने ही H प्लस आए होंगे और उतने ही OH नेगेटिव आए होंगे। अगर 2 मोल पानी बन रहे हैं तो 2 H प्लस आए होंगे और 2 OH नेगेटिव आए होंगे। 3 मोल पानी बन रहे हैं तो क्या बताना, 3 H प्लस आए होंगे और 3 OH नेगेटिव आए होंगे। तो सवाल उठता है कि भैया ये वाले H प्लस दिए किसने, एसिड ने, ये 2 किसने दिए, एसिड ने, ये 3 किसने दिए, एसिड ने। तो एसिड कौन है, एक ही तो एंटिटी है यहाँ पे एसिड की,
और एक एंटिटी एसिड की कितने H+ दे रही है? एक, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 1। हेलो, यहां पे एक एंटिटी देखो एसिड की कितने H+ दे रही है? 2, तो इसका एन फैक्टर हो गया 2। समझ में आ रही बात? यहां एक एंटिटी H3PO4 की कितने H+ दे रहा है? 3, तो इसका एन फैक्टर हो गया 3। कितने लोगों को बात समझ में? एक बार सब लोग उठा दिखाओ। मेथड नंबर 1 समझ में आया? बताओ मेथड नंबर 1 किसके बारे में? जब रिएक्शन क्या हो, कब लगाना है मेथड नंबर 1? कब लगाना है? जल्दी से टाइप करो। मेथड नंबर 1 कब लगाना है? जल्दी से टाइप करो। मेथड नंबर पानी वाला तरीका कब लगाना है? जब बैलेंस्ड हो। जब बैलेंस्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुनिए ध्यान से, अगर बैलेंस ना हो, अगर बैलेंस ना हो, ठीक, अगर बैलेंस ना हो तो बताना क्या करें? क्या करें? सुनना ध्यान से। अब मैं इरेजर का इस्तेमाल करता हूं। मेरे पास इरेजर भी है, देखो बैलेंस नहीं है। हेलो, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं मतलब पैसा नहीं बोल रहे हैं, पैसा नहीं, बैलेंस नहीं है। कर मेरे पास बहुत बैलेंस है। बताना अगर बैलेंस नहीं है तो बताइए। अब ये भी लो, ये भी बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है, कुछ भी बैलेंस नहीं है। अब मेरे को बताना, अगर बैलेंस नहीं है तो क्या मैं फैक्टर नहीं निकाल सकता? अगर बैलेंस नहीं तो क्या मैं फैक्टर नहीं निकाल सकता? निकाल लूंगा ना, भी दिमाग लगाऊंगा। बताना क्या करूंगा। ये वाला जो एसिड है इसके पास कितने एच है? 3। इसका जो सॉल्ट बन गया उसमें कितने एच है? 2। 3 में से 2 को माइनस कर दूंगा, 3 में से 2 को माइनस कर दूंगा, कितना आया? 1। यही एन फैक्टर है, देखो वो आ गया, चेक करो, देखो वो आ गया। समझ में आ रही बात? यहां बताना कितने एच है? 3। यहां पे बताओ कितने एच दिख रहे हैं भैया आपको? 1। यहां देखो कितने एच दिख रहे हैं? 1। तो 3 में से 1 को माइनस कर दो, देखो वो फिर से आ गया। कौन है वो एन फैक्टर है। देखिए यहां पे देखो कितने एच दिख रहे हैं? 3। यहां पे कितने एच दिख रहे हैं आपको? 0। कितने एच दिख रहे हैं सॉल्ट के अंदर? 0। तो 3 में से 0 को माइनस कर दो, कितना आ गया? 3। देखो फिर से आ गया। कितनों को अब समझ में आ गई बात? एक बार कीबोर्ड तोड़ डालो यार, अगर मौज आ रही है आपको, तरीके अच्छे लग रहे हैं मेरे, तो कीबोर्ड तोड़ डालिए। क्या दोनों तरीके सिखा दिए मैंने? बैलेंस है तो भी, बैलेंस नहीं है तो भी। एन फैक्टर समझ में आ गया सबको? कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या? चलो भाग चलें फिर आगे फटाफट, अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये सब चीजें आगे यूज होंगी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं बहुत ध्यान से पढ़िए। ये सब बातें आगे यूज होंगी सवालों में, सॉल्यूशन में, आयनिक में, हर जगह। बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, सब काम आने वाला है। अब मैं आपको नया खेल सिखाता हूं। बताना इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज इक्वल टू, नया खेल देखो भैया, कैल्शियम +2 प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड -2। बोलो सही कि गलत? आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लिखा है, और मोटी मोटी रबड़ दे दी भैया, मचा रखा है। हाँ भाई, कह रहा है ये सही है कि गलत है? चैट ओपन कर लो, राइट और रॉन्ग। या छोड़ो चैट भी ओपन, हाँ चैट ही ओपन कर लो, राइट रॉन्ग कर लो, चलो ज्यादा टाइम क्यों लगा। राइट और रॉन्ग, डब्ल्यू ट्रू है फॉल्स? टीएफ, टीएफ लिखिए बस, टीएफ 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 टीएफ, ट्रू फॉल्स लिखा करिए जब भी ऐसा कुछ हो तो। टीएफ टीएफ, यस ट्रू फॉल्स। कई लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ फॉल्स कुछ ट्रू। चलिए सुनिए क्या करेंगे, ध्यान सुनिए। कभी भी जिंदगी में आपको कुछ भी चेक करना हो कि सही है कि गलत है, इक्वालिटी लगी हुई है, सही गलत है, आपको चेक करना है, क्वेश्चन मार्क है, तो आप क्या तरीका लगाते हैं भाई? कहते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा, अगर दोनों सेम आ गए तो ट्रू है, और सेम नहीं आई तो रॉन्ग है। ठीक, चलो देखें, चलो देखें भाई। मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए इसका पहले इक्विवेलेंट वेट निकालता हूं। बताओ इक्विवेलेंट वेट आपको सिखाया था मैंने, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। आयन है, देखो आयन, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, ये भी यहां लगेगा, यहां पे भी लगेगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, यहां भी लगाऊंगा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। समझ पा रही है बात? बताइए इसके लिए मोलर मास कितना? कैल्शियम का मोलर मास बताओ 40 एटॉमिक वेट। एन फैक्टर देखो आयन है तो चार्ज देख लोगे, तरीका सिखाया था, डिवाइड बाय 2। तो बताइए ई की वैल्यू क्या 20 आ गई, डन। ऑक्साइड का जरा बताना, ऑक्साइड का मोलर मास कितना भैया? 16। बताना चार्ज कितना? 2, तो एन फैक्टर 2 अपॉन एन फैक्टर, ये हो गया ई, कितना आ गया 8। दोनों को जोड़िए, कितना है 28। इसको संभाल के रखो साइड में, कह दो रुको, उसको लेकर के आता हूं, फिर दोनों की बात करवाऊंगा, दोनों की बात अच्छी लगे तो बात पक्की है। जरा देखिए इधर से, इसका मोलर मास निकालूंगा, इसका कितना? 40 + 16, हेलो 40 कैल्शियम का, 16 इधर इसका, तो 40 + 16 56 मोलर मास। एन फैक्टर कैसे निकालोगे? मैंने आपको बोला था ना, जब 1:1 का रेशियो, थोड़ा समझ जाया करो भैया, सॉल्ट है, बोलो 1:1 का रेशियो है क्या? 1:1 का रेशियो थोड़ा समझ जाओ क्या? थोड़ा समझ जाओ क्या क्या करना, क्यों सिखाया था मैंने? 1:1 वाले में डायरेक्ट मत किया करो कि आपने लिया और मल्टीप्लाई करे, तोड़ लिया करो। कैल्शियम +2, देखो टूटा ही हुआ है सामने, ऑक्सीजन -2। तो बताना चार्ज कितना आ रहा है? 2 का। तो बताओ एन फैक्टर क्या 2 लिखेंगे? समझ में आती है बात? हेलो, ये 1:1 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे यहाँ पे, इस वाले में गड़बड़ है ये मामला, ठीक है ना? समझाया था मैंने आपको। एक्सेप्ट, अंगूठा तो दिखा दो यार। चलो
बात समझ में आ गई अगर, तो बताओ इसका आंसर आ गया इधर से 28। अब क्या करोगे? अब दोनों को आमने सामने कर दो, कह दो आओ दोनों पक्ष आमने सामने आ जाइए। बताइए, ये कहेंगे दोनों आंख बंद करके एक दूसरे को देखेंगे, कह आंख बंद कैसे देखते हैं? मन में। तो बताने 20 + 8 कितना हो गया? 28। इधर भी 28 उधर भी 28, तो क्या दोनों कहेंगे अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो? जैसे दोनों आंखें खोलेंगे कहेंगे दोनों मैच कर गए। दोनों मैच करके तो बोलो क्या सही लिखा था? बोलो भैया क्या सही लिखा था? इसका मतलब ये ट्रू था। तो जो लोग फॉल्स कह रहे थे वो झूठे थे। अगला सवाल, अब इसमें एक खेल सिखाऊंगा, धीरे धीरे सीखते जाइए। अगला सवाल फिर मैं आपसे पूछता हूं, इस बार बता देना। चलो इस बार बता देना ट्रू या फॉल्स। CaCl2 इज इक्वल टू, देखिए ये सब कंसेप्ट ऐसे हैं कि अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना, तो आगे जो सवाल आएंगे उसमें आप फटाफट फटाफट निपटाएंगे। ये लीजिए, फिर से चैट ओपन कर रहा हूं, जल्दी से मेरे को बताइएगा राइट और रॉन्ग, ट्रू या फॉल्स। TF 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 TF। पिछला तो ठीक था, चलो समझ में आ गया। ये TF, मौज आ रही कि नहीं मौज आ रही सेशन में? ये बताओ यार, पहले तो मौज आ रही कि नहीं मौज आ रही? TF TF यस। चलो 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 चलो, पोल करवा दो, पोल करवा दो, चलो पोल करवा दो। ABCD, ए कहता है टी, बी कहता है फॉल्स, सी कहता है हम कुछ कह नहीं सकते, और कहने डी क्या कहोगे, मैं पागल। चलो शुरू करें पोल। देखो ये शुरू कर रहा हूं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा कह नहीं सकते। चलिए पोलिंग करा दीजिए, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तीसरा कह नहीं सकते, करिए फटाफट। एबीसी है, डी मत टिक कर देना, डी किसी ने टिक किया ना तो पेन तोड़ के फेंकूंगा यहीं से। डी टिक करेंगे लेकिन कुछ लोग देखना चलो बच गए, कुछ डी टिक करते हैं। 4 ऑप्शन दिए, वो क्या अंधी मारते, कुछ भी लगाते खट से। कैसी कैसी? हाँ 1% देखो आगे हम कह रहे हैं ना डी आते हैं, डी वाले कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? शेयर भी लीडर बोर्ड लीजिए। कुछ ही लोगों ने सही जवाब दिए हैं, चलिए समझते हैं। देखिए आपको क्या कहता है, कहता है समझाओ भैया इस वाले को समझाओ। देखो अब यहां मामला थोड़ा बदल रहा है, ध्यान सुनना जरा। अब चेक करिएगा, चेक करिएगा। देखिए क्या कहते हैं, इसका लगा दो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। लगाओ भैया, मोलर मास कितना जल्दी से बताओ, फटाफट करते हैं। मोलर मास बताओ जल्दी से, टाइप करो मोलर मास जल्दी से फटाफट। मोलर मास 40, एन फैक्टर टाइप करो जल्दी से, जो कहोगे वही लिखूंगा। यस 2, यहां पे मोलर मास बताओ 35.5 डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना 1, ठीक है, जोड़ दो। यहां से कितना 20, यहां से कितना 35.5। भैया माइनस की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से होता है। 55.5 डन। इसको बैठाओ, क्या साइड में बैठो, अभी आते हैं उसको लेकर के आ रहे हैं, फिर बात करना दोनों, चिट्ठियां लिखना आपस में। देखना इसको कहेंगे भैया मोलर मास बताओ, कैल्शियम का कितना बताओ 40, Cl का कितना 35.5 इंटू 2 कर दो, तो ये गया 71, 71 और 40 कितना हो गया 111, 111 डन। 111 अपॉन इसका इन्फेक्टर निकालो, यहीं से दिख रहा है देखो, 2 का चार्ज यहां से यहां 2Cl नेगेटिव बनेगा। देखो इसकी एक एंटिटी को तोड़ो, 1 इंटू 2 भी कर सकते हो, तो इन्फेक्टर 2, 111/2 मतलब कितना आ गया 55.55। दोनों को मिला दो, कहते भैया देखो एक दूसरे को, 55.5 मिला दो दोनों को एक दूसरे को, बताना क्या दोनों सेम सेम है? हेलो, क्या दोनों सेम सेम आ गए? और दोनों सेम सेम आ गए तो ये भी सही लिखा हुआ है। अच्छा कई कितनों को लग रहा था कि यहां पे 2 लगाना चाहिए, कितनों को लग रहा था यहां पे 2 लगाना चाहिए था, लग रहा था क्या? गलत है वो जो लग रहा, यही तो सुधारना है, यही तो सुधारना है, यही तो सुधारना है, ठीक है ना? इसीलिए तुम लोग करवा नहीं पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला काम, अगला काम। फिर अब तीसरा पूछूंगा, अब तो बता देना कम से कम, अब नहीं बताया तो भैया फिर तो यार भारी मामला हो जाएगा। Al2SO4 होल थ्राइस, Al+3 SO4-2, सही है गलत? यस, राइट और रॉन्ग? ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। चलो अब लोगों को समझ में तो आना शुरू हुआ, ये भी ट्रू है भैया, ये भी ट्रू है। चेक कर लीजिए आप, चेक कर लीजिए। देखिए कैटायन का निकालो, देखो 27/3 कर पा रहे हैं? एमोनिया का मोलर मास 27 होता है भैया, तो 9 आ गया। यहां सल्फेट का निकालो, H2SO4 का कितना होता है 98, तो सल्फेट का 96, SO4 का 96। पोल नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, अपॉन 2 कर लो, अपॉन 2 कर लो, तो ये हो गया 48, 48, ठीक।
48 और 9 को जोड़ दो, ये बैठा हुआ है आराम से, इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ, L2SO4 होल थ्राइस का मोलर मास निकालो, 342 आ रहा होगा, चेक कर लीजिए कैसे आया, 27 इंटू 2 कर दो एल्युमिनियम के लिए, सल्फेट का कितना होता है देखो 96, 96 इंटू 3 कर दो, जरा जोड़ो तो ये आपको मिल जाएगा कितना, चेक कर लीजिए 342, डन। 342 अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, एन फैक्टर बताओ यहां पे कितना है, 6 डिवाइड करो 57, क्या दोनों सेम आ गए, हेलो, क्या दोनों सेम आ गए, फिर सेम आ गए, तो भैया फिर सही है, इसका मतलब आप कंसेप्ट पकड़ने पे आ जाइए, अब कंसेप्ट पकड़ने पे आ जाइए। मैं आपसे कहता हूं पूरा सिलेबस होगा भैया, पूरा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री सब कराऊंगा मैं, जान पे खेल के पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत। देखिए सुनिए, इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी सॉल्ट का, कोई भी आप कंपाउंड इस प्रकार का लेते हैं, कोई भी सॉल्ट लेते हैं जो आयन बना रहा है, तो आप क्या करिए, उसके कैटायन का लिख लीजिए और उसके एनायन का ई लिख लीजिए और दोनों का ई जोड़ दीजिए और आपको सॉल्ट के ई के बराबर आंसर मिल जाएगा। हेलो, सॉल्ट के ई के बराबर आंसर मिल जाएगा, समझ पा रहे हैं? कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है। अगले में देखना, सॉल्ट का ई इज इक्वल टू कैटायन का ई प्लस एनायन का ई, कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है, 1 to 1 2 से कोई मतलब नहीं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? देखो, सॉल्ट का ई इज इक्वल टू कैटायन का ई प्लस एनायन का ई, कोफिशिएंट से कोई मतलब, कितने एल कितने सल्फेट कोई मतलब नहीं है, सीधे जोड़िए आंसर बिल्कुल सही आता है। इसका समझ में आई बात आपको? समझ में आई बात आपको? इसका मतलब यह हुआ कि आप कैटायन और एनायन का ई जोड़ दीजिए, आपको सॉल्ट का ई मिलेगा। 11th वालों क्या बता दें, बताओ क्या जानना चाहते हो? क्लियर? ये कंसेप्ट समझ में आ गया सबको? ओके डन। चलिए, इतने सवाल पूछते हैं, मेरे सवालों का जवाब दो ना, एकदम जो है लग जाते हो यार तुम लोग। यहां मैं जान पे खेल के पढ़ा रहा हूं आपको और आप कह रहे हो मेरे सवालों का जवाब दो। बता नहीं, ये लिखता हूं, अगर तुमने ये वाला बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम बिल्कुल जो है जबरदस्त आदमी हो, मतलब व्यक्ति हो। ठीक है, चलिए अब मैं पूछ रहा हूं, ये सही है कि गलत है? ट्रू फॉल्स लिखना आपको। खेल को जनरलाइज कर दे रहा हूं, बिल्कुल एकदम खोल डाल रहा हूं, पत्ते खोल देता हूं मैं आखिरी में। अब आपको बताना ये सही है गलत, सही है गलत, ट्रू फॉल्स, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, कहीं धोखा ना हो जाए। फॉल्स फॉल्स ट्रू, ये गलत है। धीरे से किसी ने कहा था गलत वाला भी करा दो, किसी ने कहा था गलत वाला भी करा दो, मैंने कहा लीजिए ख्वाहिश पूरी कर देता हूं आपको। इसको सही करना जरा, इसको सही करना जरा, किधर इसको सही कर लेंगे? कहने से पोल देते मजा आता। हाँ ठीक है, चलिए आगे दे देंगे पोल। बताओ इसको सही करके दिखाओ। अच्छा क्या करूं, बताओ क्या करूं कोई सही हो जाए? इरेजर का इस्तेमाल करूं तो सही हो जाए, रबड़ ले आऊं, इस एक्स को हटा दूं, रबड़ ले आऊं, ये वाई को हटा दूं, तो क्या सही हो जाएगा? क्या सही है भैया? अब सही है क्या? डन। अब सही है कि गलत है? अब ट्रू है। चेक करते हैं, भरोसा मत करिए, चेक करिए, चेक करिए। चेक करने का तरीका देखना। अब सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। कितने लोग इसको प्रूफ कर लेंगे? कितने लोग इसको प्रूफ कर लेंगे? अगर इसको प्रूफ करना हो तो इसको प्रूफ कर लेंगे। ए का नाम नहीं पता कौन है, बी का नाम नहीं पता, प्रूफ कर लेंगे फिर भी। अच्छा चलो कैसे करेंगे सुनना। मैं कहता हूं ए का एटॉमिक वेट m1 मान लो, बी का एटॉमिक वेट m2 मान लो, कुछ मानोगे तभी तो प्रूफ करोगे ना। तो बताना, इसका एटॉमिक वेट नाम नहीं दिया तो m1 मान लिया, m1 अपॉन एन फैक्टर बताओ इसका कितना हो गया, y। हेलो, अरे 4 जी तो एन फैक्टर होगा चाचा। बताना इसका मोलर मास कितना, m2, इसका एन फैक्टर बताओ, एन फैक्टर बताओ x। समझ में आती बात क्या? ठीक बात है, इन दोनों को जोड़ दो, बैठाओ इनको साइड में, कह रहा हूं अभी बात कराता हूं आपकी इस वाले से। चेक करते हैं इस वाले को, बताना इसका मोलर मास बताओ, इसका मोलर मास बताओ। बता देंगे क्या इसका मोलर मास? ए का एटॉमिक वेट कितना है, m1, तो m1 इंटू एक्स, देखो m1 इंटू एक्स। और बताना बी का एटॉमिक वेट कितना है, m2, तो m2 इंटू वाई। अरे ऐसे ही तो निकालते हो ना मोलर मास भैया। हेलो, बताना एन फैक्टर कितना, ये तो मोलर मास हो गया, एन फैक्टर बताओ, x इंटू वाई। सिखाया था अभी आपको पीछे, सब बातें काम आ रही, मैंने आपसे पहले भी कहा था, सुनते जाइए। शुरू का खेल अगर छूट गया साहब तो पिक्चर का क्लाइमेक्स नहीं समझ में आएगा आपको। बताना मोलर मास अपॉन एन फैक्टर हो गया क्या? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। चेक करो, क्या ये वाली साइड इक्वल लगा दूं क्या सीधे? पहले इक्वल लगा दोगे क्या? चेक करोगे ना, कहोगे चेक करो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या सेम है? बिल्कुल सेम है, चेक करिए। ये जो एक्स वाई है
इसको जरा इसमें डिवाइड करना, x अपॉन एक्स वाई, एक्स एक्स कट जाएगा तो m1 अपॉन क्या बचेगा y, चेक कर लो। इस एक्स वाई को इसमें डिवाइड करो, y अपॉन एक्स वाई, वाई वाई कट गया तो क्या बचा m2 अपॉन एक्स। क्या दोनों एक ही हैं? और दोनों एक ही हैं तो क्या ये भी सही है? अगर ये भी सही है तो कीबोर्ड टूट जाना चाहिए भैया, अब कीबोर्ड टूट जाना चाहिए। बताइए क्या दुनिया का कोई भी सॉल्ट उठा के ले आऊंगा आपके सामने, कहूंगा उसका ई लिखूंगा इज इक्वल टू कैटायन का ई प्लस उसके एनायन का ई, कितने हाउ मेनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहां नहीं लगाना होता है। अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई, खेल मैंने जनरलाइज कर दिया, तो क्या आप इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं? यस। अरे कीबोर्ड तोड़ डालो भैया, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए। सही कंसेप्ट दे दिया आपको एक। अब देखो सवालों में इस्तेमाल करना सिखाता हूं आपको। ये सब हो गया, मैं आपको सवालों की तरफ ले चलता हूं। 13 नंबर डन है। बताना इस वाले का इन्फेक्टर निकाल लिया, सबका निकाल लिया था हम लोगों ने, है ना? डन है इस मामला, आगे बढ़ गए थे हम लोग। चलो चलो ये वाले भी करते हैं। एक सवाल देता हूं आपको, पहले क्वेश्चन लिखो एक जरा, मैं लिख रहा हूं, आप सुनो। इफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ any metal oxide is 28, then find out E of metal. पोलिंग अब कराऊंगा, अब करो मतदान। चलिए पोल स्टार्ट हो रहा है आपके सामने, भागीदार बनिए। आ गया 29% लोगों का सही हुआ केवल। प्रतिभा यादव, पायल देव, विपुल। चलो देखो, अब देखिए आपको अगर कंसेप्ट समझ में आता तो मेरे को एक बात बताना, मैं चैट ओपन कर रहा हूं, जल्दी से मेरे को एक बात बताना, इससे मैं समझ जाऊंगा कि आप कहां तक बातें समझ पा रहे हैं अभी फिलहाल। मैं कहता हूं मेटल ऑक्साइड है, कोई नाम बताया नहीं, चल फॉर्मूला बताओ मेटल ऑक्साइड का, जनरल फॉर्मूला बताओ। टाइप करो जरा, टाइप करो। एमओ 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 एमओ, ये मो के धागे, एमओ एमओ, M2O3 मार डाला, MXOY, जान ही लोगे, मतलब जीने नहीं दोगे। आओ देखें भैया, सब बकवास खेल रहे हैं। एक आग ने सही बोला, बस एक दो ने सही बोला, हाँ आप कुछ सही आया मार्केट में। देखिए भैया, एम के ऊपर आपको चार्ज जब पता नहीं है, एम का नाम नहीं पता है, तो एम के ऊपर चार्ज कितना होगा? प्लस एक्स। कुछ नहीं पता, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो एक्स मान लिया। पॉजिटिव होगा ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, बराबर। तो ये इधर गया, ये इधर गया, क्रॉस प्रोडक्ट, ये बचपन में पढ़ाती थी मैम, तो बताना बन गया M2OX। ये क्रॉस बचपन ये सब बताया जाता था भैया, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इससे बनता है फॉर्मूला, ये सब कच्चा 6 में पढ़ाया जाता था। तो देखिए इसका मतलब मामला मामला गड़बड़ है गुरु। तो देखो M2X इसका जनरल फॉर्मूला। मेरे को एक बात बताना, अब मेरे को एक बात बताना, अगर मैं लिखता हूं E of M2OX इज इक्वल टू, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्लास करते रहिए, क्लास करते रहिए। M के ऊपर प्लस एक्स लिख दिया और ऑक्साइड के ऊपर -2 लिख दिया, दोनों का E जोड़ दिया। बताइए सही लिखा है गलत लिखा है? सही लिखा गलत लिखा? सही लिखा। समझ में आ गई? तो बात तो समझ में आ गई आपको कि भाई किसी भी सॉल्ट का आप ई लिखते हैं तो कैटायन का लिख दो, प्लस एनायन का लिख दो। बिल्कुल सही बात है ना? अब बिल्कुल सही बात है, बताना। तो मेटल ऑक्साइड का ई कितना दिया आपको? 28। देखो मेटल ऑक्साइड का ई दिया हुआ है आपको कितना? 28, 28। बताना मेटल का आपसे पूछा तो इसको ई लिख देते हैं। आगे से मैं कभी भी ई लिखूं, आप समझ जाना किसका लिख रहा हूं? मेटल का। आगे से कभी भी मैं ई लिखूं तो आप समझ जाना मेटल का है। एम प्लस एक्स पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है ना? अच्छा, ऑक्साइड का कितना होता है? हमने करा हुआ है 16/2। ऑक्साइड का बताओ, ऑक्साइड का 16/2, 16/2 8। हेलो, तो बताना ई की वैल्यू कितनी आ गई? 20। कितनों को बात समझ में आ गई? बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा तभी होगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्ट जब तक नहीं क्लियर होगा तब तक नहीं लगेगा जल्दी, और लगेगा तो गलत लगेगा। कितनों को मौज आई? कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं? चलिए
नेक्स्ट पे चलते हैं, मेरे को जल्दी से टाइप करना जरा, मौज आ रही तो भैया यार कीबोर्ड थोड़ा, कितने लोग आए हो जरा कीबोर्ड थोड़ा जरा अंगूठा दिखाओ, पता चले कितने लोग माहौल बना रहे हैं। लीजिए अगला सवाल लीजिए, मेरे से कहता है मेटल क्लोराइड अगर आ गया कभी जिंदगी में मेरे सामने मेटल क्लोराइड आ जाएगा, जरा जनरल फॉर्मूला टाइप करके दिखाना भाई लोग, स्क्रीन तोड़ डाली हमने, जरा जनरल फॉर्मूला टाइप करके इस बार तो सही कर दो, MClX, वेरी गुड। देखिए M के ऊपर +X लिखा करिए, क्लोराइड है तो -1 होगा हमेशा, तो क्रॉस करेंगे तो कितना बनेगा बताओ, MClX। तो ये सीखो भैया थोड़ा, ये सब आगे काम आएगा जब बड़े सवाल लगाओगे। MClX, तो बताइए मैं एक बात लिखूं, आप बताना कैसी लगती है। MClX इज इक्वल टू E of M plus X प्लस E of Cl नेगेटिव, बोलो कैसी लगती है, कैसी बात है ये, सही है, सही है क्या, कोफिशिएंट का नहीं, अच्छी बुरी नहीं बताना है, सही गलत बताना है, जरूरी नहीं कि जो अच्छी लगे वो सही भी हो, जीवन में याद रखिएगा साहब, जो अच्छी हो वो सही हो जरूरी नहीं है, कई बार बहुत चीजें अच्छी लगती है लेकिन वो सही नहीं होती है। ठीक है, ये सब मुफ्त का ज्ञान है, साइड में देता रहता है, इसके पैसे नहीं चार्ज करता। देखिए यहां पे देखिए साहब, यानी कि जो जैसे बाद में बताऊंगा, अभी जिसके पैसे दिए वो काम कर लेते हैं। तो बताइए जो कोफिशिएंट है ना, जो कोफिशिएंट है उसका कोई रोल नहीं होता। आपको कल को कोई खिलाता है ऐसे, कहेगा बताना MClX लिखूंगा, देखना ऐसे सवाल लगते हैं, यहाँ पे E लिख दूंगा, E का मतलब बताना क्या, मेटल का, बताना क्लोराइड का क्या लिखूं, यहाँ क्लोराइड का बोलो क्या लिखो, बताना क्लोराइड का क्या लिखो, जल्दी स्ट्राइक करो, E बताओ क्लोराइड का क्या लिखो। हाँ 35.5, समझ में आ रही बात, N फैक्टर 1 है। तो ये देखिए, ये कल को सवाल आ गया कभी, आप तो क्या निपटा लेंगे इससे, बोलो भैया, सवाल आ गया तो निपटा देंगे। बताइए कल को अगर KCl का सवाल आ गया, KCl का सवाल आ गया तो क्या निपटा लेंगे। KCl यहाँ पे अगर होगा तो उसका इक्विवेलेंट वेट अगर आपको देगा, और यहाँ पे 35.5 इसका है, तो क्या मेटल का निकाल लेंगे, समझ पा रहे हैं, किसी का भी देगा तो कर लेंगे ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चले, कंसेप्ट पे बढ़ते जाएं आगे। तो ये बात समझ में आपको एक आगे काम की। अब हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की तरफ। देखिए बिल्कुल काम फटाफट हो रहा है क्या, देखिए काम बिल्कुल फटाफट हो रहा है, बिना टाइम वेस्टेज के काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार बता दो यार, बिना टाइम वेस्टेज के काम फटाफट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये नहीं कि मेरे गांव में कितने पेड़ हैं, मैं यहाँ जाता था, मैं वहां, ये सब थोड़ी चलता है यहाँ, सीधे आइए काम करिए और निकलिए, खट 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 खट। चलो अब देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अगला कंसेप्ट है साहब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो मैं समय नहीं वेस्ट करता हूं जीवन में, क्योंकि अगर आप वक्त की इज्जत करेंगे तो वक्त आपकी इज्जत करेगा, और जब वक्त इज्जत करना बंद कर देता है तो खेल खत्म समझिए। देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, अगला कंसेप्ट W/E, पहला तरीका है इसका W/E, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास ग्राम में लीजिए, इक्विवेलेंट वेट आप निकाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए, ये जो आएगा डेटा इसको बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पहला तरीका। अब या तो आप इसे याद कर लीजिए, नारे लगा लीजिए कि नहीं साहब ठीक है यही होता है यही होता है। कोई पूछ ले आपसे ये फॉर्मूला क्या है, ये कहां से आया, ये क्या चीज पढ़ा रहे हो, कहां से आ गया अचानक से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट W/E, कहना ये तो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में क्यों पूछ रहे हो कहां से है, फॉर्मूले तो भगवान का रूप होता है, फर्जी बातें मत करिए। मैंने आपको नंबर ऑफ मोल सिखाया था क्या, मैंने आपको नंबर ऑफ मोल सिखाया था क्या, सिखाया था, एक बार सब लोग उठे, नंबर ऑफ मोल कैसे आया था, ठेले से उठ के, याद है कुछ, वो संतरे थे ठेले पे इतने ग्राम के, एक संतरे का मास डिवाइड, वहां से उठा के फॉर्मूला निकाल दिया था क्या मैंने, यस, वहीं से ये भी आया है, ध्यान दीजिए, उसी ठेले से ये भी आया है। अगर आपके पास गिवन मास यहाँ पे कुछ दिया जाए और आप उसमें ई डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई पूछे क्या करते रहते हो, तो कहूंगा इस इतने गिवन मास में मान लो मेरे पास 40 ग्राम, एग्जाम्पल देखना, मान लो मेरे पास 40 ग्राम कैल्शियम है, तो मैं निकालूंगा इसका इक्विवेलेंट वेट, तो आएगा 40/2, कैल्शियम का एन फैक्टर होता है 2, बराबर। तो बताना इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम का कितना है 20। तो बताइए अगर मैं W में E डिवाइड कर रहा हूं तो मैं क्या निकाल रहा हूं, 20 जैसे 40 ग्राम में कितने सेट्स बन पा रहे हैं, 20 जैसे 40 ग्राम में कितने सेट्स बन पा रहे हैं, समझ पाने क्या निकाल रहा हूं। तो पूछे क्या कंसेप्ट निकालते रहे, तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या चीज है, क्या निकालते हो, ये कहेंगे जैसे मोल में क्या निकालते हो, मोल में क्या निकालते हो, कि मोल में ये निकालते हैं कि गिवन मास में है ना, Na जैसे कितने सेट बन पा रहे हैं, यही निकालते हैं ना। तो बताइए यहां क्या निकाल लो, कह रहे 40 ग्राम में ये ई जैसे गिवन मास, बताओ मोल में आप क्या करते थे, मोल में आप करते थे गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो क्या निकालते थे आप, गिवन मास में MW जैसे कितने सेट बन पा रहे हैं, जितने सेट बन पा रहे हैं वो मोल है,
10 सेट बन पा रहा है तो 10 मोल है। यहां पे क्या कर रहे हो, गिवन मास में इक्विवेलेंट वेट डिवाइड करो तो क्या निकाल लो, गिवन मास में ई जैसे कितने सेट बन पा रहे हो, तो बोलो 40 ग्राम अगर कैल्शियम है तो 20 के जैसे कितने सेट बन पाएंगे, 2। तो बताइए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए, 2 ग्राम इक्विवेलेंट हो गए। क्या समझ पा रहे हैं क्या? हेलो, तो कोई यहां से पूछे कि ये फॉर्मूले का मतलब क्या, तो क्या समझाओगे, गिवन मास में इक्विवेलेंट वेट जैसे आप कितने ढेर लगा पा रहे हैं, जितने लगा पा रहे हैं इक्विवेलेंट वेट के ढेर, वही तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है। कॉमन सेंस, जितने इक्विवेलेंट वेट जैसे ढेर लगा पा रहे हैं आप, वही तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है। क्लियर? तो यहां से फॉर्मूला आउट क्या है। अब अगला पॉइंट सुनना, अगर आपको W/E समझ में आ गया तो बताओ W/E को लिख दो, यहां पे W/E को लिख दो, बताओ क्या ये समझ में आई बात, क्या बोला मैंने। गिवन मास मान लो किसी का 40 ग्राम है और E की वैल्यू उसकी 20 ग्राम है, जैसा कि कैल्शियम है, तो 40 में मैंने 20 डिवाइड कर दिया तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट आ गए, 2। कोई पूछे इसका मतलब क्या निकला, कहेंगे गिवन मास में ई जैसे कितने सेट्स आप लगा पा रहे हैं, जितने सेट्स लगा पा रहे हैं वही नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं। अब तो समझ में आ गई बात मेरे ख्याल से। डन। W/E इज इक्वल टू, देखो आगे बढ़ाएं भी, ई क्या होता है, ई क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो बताओ इसको ऐसा लिख लो, गिवन मास अपॉन मोलर मास और एन फैक्टर यहां आ जाएगा। तो बताइए ये क्या बन गया, ये बन गया मोल्स, ये बन गया मोल्स इंटू एन फैक्टर। हेलो, ये बन गया मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो बताइए कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को लिखने का एक और तरीका हमारे पास आ गया, बोलो एक और तरीका क्या आ गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो फिर ये भी ठीक है, तो एक और तरीका आ गया, मोल्स इंटू एन फैक्टर। डन। 2 तरीके आ गए क्या, एक और होता है, एक और होता है, वो आगे पढ़ाऊंगा अभी जब नॉर्मेलिटी पढ़ाऊंगा। क्या 2 तरीके आपको समझ में आ गए, दोनों से सेम आंसर आएगा, क्या दोनों से सेम आंसर आएगा, यस। चाहे आप यहां से निकालो चाहे आप यहां से निकालो, दोनों सेम आंसर आएगा। ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब आप पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अब इसको थोड़ा आराम समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत दूर तक काम आने वाला है, बहुत दूर तक। रिडॉक्स चलेगी आपकी जिंदगी में, आयनिक चलेगी आपकी जिंदगी में, सॉल्यूशन आएगा, मतलब ये चलता ही रहता है। और फिर आपके पास जिंदगी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी, हर जगह अनंत काल तक चलेगा आपके जीवन में, मतलब जब तक फिजिकल रहेगी आप रहेंगे तब तक ही चलेगा। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, मैं कहता हूं कि यहां पे ए है, सुनिएगा साहब ध्यान से, ए और बी मिलकर के सी और डी बनाते हैं। यहां कोफिशिएंट ए लिखता हूं, यहां कोफिशिएंट बी लिखता हूं, यहां कोफिशिएंट सी लिखता हूं, यहां कोफिशिएंट डी लिखता हूं, ठीक है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है और स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, जरा सुनिएगा ध्यान से। मैंने आपको पहले भी कहा था मोल कंसेप्ट दो ही पोल पे खड़ा हुआ है। कौन कौन से मोल कंसेप्ट के पोल हैं, एक पिलर जाता है स्टोइकियोमेट्री, पूरा मोल कंसेप्ट 2 ही बातों पे बेस्ड है, एक है स्टोइकियोमेट्री और दूसरा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि दोनों में कुछ कमियां हैं। ध्यान सुनिए शब्दों का इस्तेमाल क्या कर रहा हूं साहब। 2 व्यक्ति हैं, दोनों की अगर इंपॉर्टेंस है तो समझ जाइए दोनों में कुछ कमियां हैं, तभी दोनों की इंपॉर्टेंस है, और दोनों में कुछ अच्छाइयां भी हैं तभी दोनों की इंपॉर्टेंस है। अब सवाल है क्या कमियां हैं क्या अच्छाइयां हैं, कब किसे इस्तेमाल करूंगा कब किसे इस्तेमाल करूंगा, जरा सुनिएगा ध्यान से। मैंने से कहता है ये ए और स्मॉल बी, ये सब क्या लिखें, ये सब क्या है, ये कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट है। बता नहीं, ये अगर कोफिशिएंट है और ये एबीसीडी क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, राइट। मेरे से आप बताना एक बात, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ये कहता है कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट, मैं भी आपको फैक्ट बता रहा हूं, कैसे कहा वो भी सिखाऊंगा आगे, जितने ग्राम इक्विवेलेंट ए के यूज्ड होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बी के भी यूज होंगे, उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बी के भी यूज होंगे, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सी के बनेंगे, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट डी के भी बनेंगे। ये कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। मैं नहीं कहता ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है, अब सच कहता है गलत कहता है क्या कहता है वो हम देखेंगे आगे, हम देखेंगे आगे, चेक करेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे, चेक करेंगे। लेकिन ये कहता है, ये मैंने आपको बता दिया, भले ही कोफिशिएंट यहां स्मॉल हो और यहां भले ही कोफिशिएंट स्मॉल भी कुछ अलग हो, भले ही यहां कोफिशिएंट कुछ अलग हो और यहां कुछ अलग हो, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है। ऐसा कहता है कौन, कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट ए के जाएंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बी के भी जाएंगे, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सी के बनेंगे, और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट डी के बनेंगे। अगर ए के मान लो इस क्वेश्चन में 4 ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे तो बी के भी साथ में 4 ही ग्राम इक्विवेलेंट जाएंगे।
सी के भी 4 ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे और डी के भी 4 ही ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे। ये कौन कहता है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहता है। गलत कहता है, सही कहता है, मैं देखूंगा। ठीक है, अब बेटा बताना, अगर मैं मान लो ए के W1 ग्राम यूज हुए, तो बी के मान लो W2 ग्राम यूज हुए, तो मान लो सी के W3 ग्राम बने, तो मान लो डी के W4 ग्राम बने। समझ पा रहे? W1, W2, W3 और W4 कौन है? क्या है W1, W2 बताना जरा। W1 ग्राम ऑफ ए, मैं लिख देता हूं जरा, नहीं तो आगे फिर कंफ्यूज रहेंगे, कहा क्या था। मैं फिर लिख देता हूं, W1 इस एक्सप्रेशन में W1 क्या है? W1 ग्राम ऑफ ए रिएक्ट्स विद, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए भी बता रहा हूं, रिएक्ट्स विद W2 ग्राम ऑफ बी। देखिए अलग अलग से रिएक्शन हो रही है मास में, टू फॉर्म W3 ग्राम ऑफ सी एंड W4 ग्राम ऑफ डी। ये है W1, W2। समझ पा रहे हैं? यानी कि आसान भाषा में अगर बात करें तो ए के W1 ग्राम यूज हुए हैं, बी के W2 ग्राम के साथ रिएक्ट करे हैं, और सी के W3 बने हैं, और डी के अगर W4 बने। अगर ऐसा क्वेश्चन में गिवन हो, तो बताइए, अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सच बोल रहा है, तो क्या इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं मैं? चलो थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं ये सच बोल रहा है, तो क्या इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकता हूं? क्या लिखूंगा बताओ? W1 अपॉन E1। बताओ इसकी क्या लिखूंगा? W2 अपॉन E2। W बाई E लगाओगे ना भाई। इसके क्या लिखोगे? W3 अपॉन E3। E3 इसका इक्विवेलेंट वेट है मान लो। और इसका क्या लिखोगे? W4 अपॉन E4। तो बताइए, अगर वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जो ऊपर लिखा है वो सच बोल रहा है, तो क्या ये चारों जितने ये ग्राम इक्विवेलेंट, ये किसके ग्राम इक्विवेलेंट आ गए? ए के। और ये किसके बराबर होने चाहिए? बी के जितने यूज हुए उसके बराबर होने चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट के। और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट सी के बनने चाहिए, तो इसके बराबर होने चाहिए। और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट डी के बनने चाहिए, तो इसके बराबर होने चाहिए। बताइए, ये बात सही होनी चाहिए। अगर वो वाली बात सही है ऊपर वाली, तो डन। अब मैं चेक करूंगा कि ये बातें सही है कि नहीं, आगे चेक करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा हूं क्या कहता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। अगला सुनिएगा, बता W1, अगर आप इस पीछे वाली बात को समझ पाए हैं, तो W बाई E को क्या मैं मोल्स इंटू एन फैक्टर लिख सकता हूं? क्या W बाई E को मैं मोल्स इंटू एन फैक्टर लिख सकता हूं? और जैसे मैं मोल्स इंटू एन फैक्टर लिखूंगा, तो बताओ यहां पे क्या लिखूंगा? मोल्स इंटू एन फैक्टर, बराबर। अब बताना, मोल्स इंटू एन फैक्टर में वैल्यू ले लो भैया, वैल्यू ले लो। मान लो इस आदमी के, मान लो ये जो पहले वाला व्यक्ति है, इसके N1 मोल यूज हुए, और इसका N फैक्टर कुछ N फैक्टर ऑफ A लिख दो। तो बताओ, मान लो इसके N2 मोल यूज हुए, इसका N फैक्टर ऑफ B लिख दो। तो मान लो इसके N3 मोल बने, तो इसका N3 इंटू N फैक्टर ऑफ C लिख दो। समझ पा रहे हैं मामला? N3 इंटू N फैक्टर, ये सब बातें तब सही है जब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सही है। अभी चेक करूंगा मैं। बताना, अगर इसके N4 मोल बने, तो N4 इंटू, अभी मैं सिर्फ आपको लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लिखना सिखा रहा हूं, N फैक्टर ऑफ D लिख दो। तो अगर ये लॉ सही है, काम करता है, तो बताइए ये बात भी सही होनी चाहिए। मोल्स इंटू एन फैक्टर यूज्ड, मोल्स इंटू एन फैक्टर यूज्ड, मोल्स इंटू एन फैक्टर फॉर्म्ड। अगर लॉ सही है तो फिर ये भी सही होना चाहिए ना, दोनों फॉर्मेट है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के, इज इक्वल टू मोल्स इंटू एन फैक्टर फॉर्म। बताइए, अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सही तो क्या ये भी सही होना चाहिए? अब मैं चेक करूंगा ये सब सही है कि नहीं, ठीक। अब मैं चेक करने जा रहा हूं। इतनी बात समझ में आ गई? N1 इंटू N3 N4 कौन है बताना जरा, लिख देता हूं मैं वो भी। N1 मोल्स ऑफ, बताइए सबके मोल्स बराबर यूज होंगे क्या? नहीं। N1 मोल्स ऑफ A रिएक्ट्स विद, मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा दिया हो, विद N2 मोल्स ऑफ B टू फॉर्म N3 मोल्स ऑफ C एंड N4 मोल्स ऑफ D। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया हो। अगर ऐसा कुछ दिया है तो आप वो जो पीछे वाली बात है वो लिख सकते हैं। मतलब आसान बात समझिए ये है कि A के N1 मोल मान लो B के N2 मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, और N3 मोल C के बन रहे हैं, N4 मोल D के बन रहे हैं, तो आप ये बात भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, अब सवाल उठता है ये सब तब सही है जब ये वाली बात सही है, जब ये वाली पहली वाली बात सही है। अब ये सही है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी मान जाऊंगा मैं। अब मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले रहा हूं। एग्जाम्पल देखिए, HCl की रिएक्शन करा दी मैंने NaOH के साथ। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूं कि ये लॉ, मैं चेक करने जा रहा हूं, प्रूव क्या एक तरीके से चेक करने जा रहा हूं कि ये लॉ काम करता है कि नहीं करता, सुनिएगा ध्यान से। बताना, इस आदमी का एन फैक्टर बताओ पहले तो, इसका एन फैक्टर बताओ। HCl का एन फैक्टर बताओ 1, NaOH का एन फैक्टर बताओ। बेस से OH कितने निकलने वो देख लो 1। देखिए एसिड की तरह काम कर रहा है और ये बेस की तरह काम कर रहा है। ये देखो सॉल्ट है, सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालोगे? देखो NaCl तो Na प्लस और Cl नेगेटिव से बना है, तो एन फैक्टर कितना 1। अच्छा, H2O का एन फैक्टर यहां पे कैसे निकालोगे? देखिए H2O का एन फैक्टर हर जगह अलग अलग तरीकों से निकलता है। यहां पे जो H2O है वो कैसे बना है, थोड़ा आप सोचिए कैसे बना है।
एसिड ने प्रोटॉन दिया, बेस ने OH दिया, तो ध्यान दीजिए ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से H2O बना है। H2O विभिन्न प्रकार से बनता है, ध्यान दीजिए H2O विभिन्न प्रकार से बनता है, कभी H2O रिडक्शन में काम आएगा, कभी ऑक्सीडेशन, वो सब चलता रहेगा। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे जो H2O है वो H+ और OH से बना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो बताइए कैटायन पे कितना चार्ज आया, +1, एनायन पे कितना, ये कोई रिडॉक्स नहीं है, ये कोई रिडॉक्स नहीं है, समझ पा रहे हैं? तो कैटायन पे कितना है, +1, एनायन पे कितना है, -1, सॉल्ट की तरह ट्रीट करेंगे आप इसको, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन से बना है। तो बताइए इसका भी एन फैक्टर आप क्या लगाएंगे, 1। कितने लोगों को बात समझ में आती है, एक बार अंगूठा दिखा दो भाई, कितने लोगों को सब बातें समझ में आ रही? हर अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग प्रोसेस होते हैं। H2O यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन से बना है, तो आप H+ और OH पे चार्ज देखेंगे। डन। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मान लो मैं यहाँ 1 मोल यूज करूं HCl का, तो NaOH के कितने यूज होंगे, 1। तो NaCl के कितने बनेंगे, 1। बैलेंस रिएक्शन। तो पानी के कितने बनेंगे, 1। तो बताइए अगर लिख दूं मैं, अगर मतलब कुछ भी ले सकता हूं मोल, मेरा मन जितना करेगा वो मैं लूंगा। अगर मैं 1 मोल HCl लूं मान लो, तो बताना क्या मेरे को 1 मोल NaOH लेना पड़ेगा? तो क्या बताइए 1 मोल NaCl बनेगा? तो क्या बताइए 1 मोल पानी बनेगा? हेलो, डन। तो बताइए जो N1 N2 N3 N4 आप लिख रहे थे, क्या वो 1 1 1 1 हो गए सब? अब बताओ मोल में अगर मैं इनफैक्टर में चेक कर रहा हूं कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चलता है कि नहीं, तो बताओ क्या करूं? मोल्स में भाई लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना, तो क्या करूंगा, मोल्स में एन फैक्टर मल्टीप्लाई करके देखूंगा। तो बताइए इसके 1 मोल यूज हुए तो इसका एन फैक्टर कितना है, 1, तो 1 × 1 कर दूं, मोल्स इंटू एन फैक्टर, कितने ग्राम इक्विवेलेंट आ गए? बताओ ये क्या आ गए, ग्राम इक्विवेलेंट। किसके? HCl के। कौन से वाले यूज्ड? अभी बराबर नहीं लगाया, अभी तो चेक कर रहा हूं। बराबर पहले लगा दोगे तो चेक क्या कर रहे हो फिर? बताना यहां पे क्या लिखोगे, 1 × 1 मोल्स इंटू एन फैक्टर, ये क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट। किसके? किसके? NaOH के। कौन से वाले? यूज्ड। इसमें निकाला जरा 1 × 1, 1 × 1, ये क्या आ गया बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट। किसके? NaCl के। कौन से वाले? फॉर्म्ड। और ये बताना 1 × 1 मोल इंटू एन फैक्टर, तो ये क्या आ गया बताओ, ग्राम इक्विवेलेंट। किसके? पानी के। कौन से वाले? फॉर्म। बताइए चारों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? हेलो, अब मैं चेक करूंगा, देखा चारों को, देखा चारों ने एक दूसरे को देखा, तो क्या देखा कि हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर है। तो यही तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, यही तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। जितने ग्राम इक्विवेलेंट ए के जाते हैं उतने ग्राम इक्विवेलेंट बी के जाते हैं, उतने सी के बनते हैं, उतने डी के बनते हैं। यही तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। हेलो, क्या बात समझ पा रहे? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 मोल की जगह 2 मोल ले लेता, जरा सुनना एक बात इंपॉर्टेंट, अगर मैं 1 मोल की जगह यहाँ 2 मोल ले लेता, तो इसके 2 मोल ले लूं तो इसके भी 2 मोल लगेंगे, तो इसके भी 2 मोल बनेंगे, तो इसके भी 2 मोल बनेंगे। तो क्या एन फैक्टर बदल जाएगा? चैट ओपन कर रहा हूं, जरा बताना मेरे को, एन फैक्टर बदल जाएगा क्या? अगर मान लो मैं यहाँ 2 मोल ले लूं, इन सबके 2 मोल 2 मोल 2 मोल 2 मोल, तो क्या एन फैक्टर बदल जाएगा? नो। एन फैक्टर हमेशा कितनी एंटिटी पे देखते हैं, 1। तो बताइए इसका एन फैक्टर तो 1 ही रहेगा, पर एंटिटी पे देखा जाता है। याद आया कुछ मामला? कितने मोल लिए उससे एन फैक्टर नहीं बदलता भैया। अगर आप 2 मोल लेंगे तो भी एन फैक्टर इसका 1 ही रहेगा, इसका 1 ही रहेगा। एन फैक्टर तो फिक्स होता है ना बेस का। तो समझ पा रहे हैं? यस, डन। अब आप कहेंगे कि ये तो आसान रिएक्शन थी, थोड़ा कठिन वाली लेके दिखाना जरा। मैं कहता हूं कितनी? आप कहते हैं थोड़ी। मैं कहता हूं ओके, लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम। H2SO4 NaOH Na2SO4। अच्छा, किसके कितने मोल यूज हो रहे हैं उसको देखने के लिए मैंने बैलेंस कर लिया। किस रेशियो में, मोलर रेशियो क्या चल रहा है वो देखने के लिए मैंने बैलेंस कर लिया। अब बताना मेरे को, अगर मैं सपोज इसका 1 मोल लेता हूं मान लो, तो बताइए 1 मोल अगर मैं इसका लेता हूं तो मेरे को, हालांकि मैं 1 की जगह कुछ और भी ले सकता हूं, ये बात मैं समझा चुका हूं आपको। तो बताइए मेरे को इसके कितने मोल लेने पड़ेंगे? 2 मोल लेने पड़ेंगे, तभी तो रिएक्शन होगी ना। तो बताओ मेरे को इसके कितने मोल मिलेंगे? 1 मोल मिलेंगे। समझ में आ रही बात? तो बताइए मुझे पानी के कितने मोल बनेंगे? यहाँ पे 2 मोल बनेंगे। चेक करिए, डन। रेशियो है इनके बीच में, अगर लगा हुआ है, अगर लगा तो सब रेशियो में चल रहा है। अगर आप डबल कर देंगे तो डबल हो जाएंगे भैया। अगर यहाँ 2 मोल लोगे तो यहाँ पे 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। डन। इतनी बात समझ में आती कुछ? और आप कुछ भी लीजिए, मोल कुछ भी लीजिए, उससे एन फैक्टर नहीं चेंज होता। ठीक है, तो अगर आपने एक बार प्रूव कर दिया लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चलता है, तो आप मोल कुछ भी ले लीजिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस तो चलेगा ही चलेगा। हेलो, पिछली बार मैंने डबल डबल मोल लिए तो क्या बदल गया था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस? अरे डबल लोगे तो सबके डबल होंगे ना मोल, तो यहाँ 2 2 सब में मल्टीप्लाई होगा ना भैया। मोल में 2 2 सब में मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर तो सेम आएगा। ठीक है ना? तो एक बार साबित कर दो तो क्या दोबारा साबित करने की जरूरत नहीं ना भाई। अब मेरे को बताना जरा, इसका इनफैक्टर बताओ जल्दी से। इसका इनफैक्टर क्या? इसकी मोल देख करके बताओगे। एंटिटी लोगे ना, इसकी एक एंटिटी पे कितने एच निकलते हैं? 2, तो इसका इनफैक्टर 2 है। बताना इसका इनफैक्टर निकालना है NaOH का, तो क्या इसकी मोल देखोगे, कोफिशिएंट देखोगे क्या? एक एंटिटी पे देखा जाएगा, एक सिंगल एंटिटी पे। एन फैक्टर कितना? 1। एक OH दे रहा है, बेस है ये।
बताना इसका एन फैक्टर निकालना है तो कितनी एंटिटी पे देखोगे? एक एंटिटी पे। सॉल्ट है, तोड़ के देखो 2Na+SO4-2, 2Na+SO4-2, तो इसका एन फैक्टर बताओ कितना हो गया? क्या इसका एन फैक्टर 2 हो गया? हेलो, ऐसे भी कर सकते हैं। सल्फेट यहाँ पे देखो 1 है तो 2 × 1, वो वाला तरीका भी सही है। इसमें आना जरा, पानी का एन फैक्टर कैसे निकालोगे? दो पानी पे देखोगे क्या? एक पानी पे देखोगे? किस पे देखोगे बताना? दो पानी पे देखोगे, एक पानी पे देखो? किस पे एन फैक्टर देखो? पानी एक पे एन फैक्टर देखो या दो पे देखो? मैंने आपको सिखाया था इसीलिए एन फैक्टर, मैंने काम की बातें बताई आपको पहले। इसका एन फैक्टर 1 है, क्यों? क्योंकि एक पानी पे देखेंगे। एन फैक्टर हमेशा एक सिंगल एंटिटी पे देखा जाता है। और बताइए यहाँ पे एन फैक्टर कैसे देख रहे हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, H+OH मिलकर के पानी बना रहे हैं। डन, समझ में आ रही बात? H+OH मिलकर पानी बना रहे हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन है। ये रेडॉक्स नहीं है साहब, इसमें रेडॉक्स मत उठा के डाल दीजिएगा, रेडॉक्स नहीं है ये, बराबर? रेडॉक्स अलग चलेगी, पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, और जब मैं पढ़ाऊंगा फिर मचाऊंगा। सुनिएगा ध्यान से। अब मैं क्या करता हूं, मोल में एन फैक्टर मल्टीप्लाई करता हूं। देखो मोल इंटू एन फैक्टर, देखो मोल इंटू एन फैक्टर 1 × 2। ये क्या आगे बोलो, मोल इंटू एन फैक्टर कर रहा हूं तो क्या आ जाएंगे बताओ? मोल इंटू एन फैक्टर करता हूं तो क्या आ जाते हैं? क्या ग्राम इक्विवेलेंट आ गए? 100% क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ रही बात? वेरी गुड। मोल इंटू एन फैक्टर अगर कर दिया तो बताना क्या ग्राम इक्विवेलेंट आ गए? इतने ग्राम इक्विवेलेंट यूज्ड वाले हैं ये, यूज्ड वाले। इसमें देखना मोल इंटू एन फैक्टर, देखो 2 मोल 1 एन फैक्टर, मल्टीप्लाई करो 2 × 1। बताइए क्या ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट आ गए? क्या बराबर लगाता जाऊं, बराबर लगाता जाऊं, क्या इक्वल इक्वल लगाता जाऊं, इक्वल इक्वल लगाता जाऊं? अरे पहले इक्वल लगा दोगे तो चेक क्या कर रहे हो? किसी को चेक करते हो तो चेक करने का तरीका ये थोड़ी होता है आप पहले मान के बैठो बराबर आएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। पहले आप निकालो, फिर दोनों सबको कह दो देखो एक दूसरे को, चारों को निकाल के रख दो, देखो 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 एक दूसरे को देखो। अगर बराबर है तो बताना बढ़िया मजा आया, बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू लगा दूंगा, क्या दिक्कत है? बताइए मोल इंटू एन फैक्टर, मोल इंटू एन फैक्टर 1 × 2, 1 × 2, ये आया ग्राम इक्विवेलेंट। बताना मोल इंटू एन फैक्टर, 2 मोल 1 एन फैक्टर, 2 × 1, 2 × 1, ये आया ग्राम इक्विवेलेंट, ये आया ग्राम इक्विवेलेंट। बताइए अब सबसे कहूंगा ये यूज्ड वाले हैं, ये फॉर्म्ड वाले ग्राम इक्विवेलेंट है। सबसे कहूंगा एक दूसरे की तरफ देखो, कैसा लगता है? चारों कहेंगे हम सब तो एक जैसे ही हैं। ये कहेगा हाँ मैं भी एक जैसा हूं, तुम भी एक जैसे हो। इसने इसको देखा, कह रहा हम भी एक जैसे, हम भी एक जैसे, चारों एक जैसे हैं साहब, चारों एक जैसे हैं। तो यही तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है, यही तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है। तो क्या मैंने साबित कर दिया कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चलता है? क्या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चलता है क्या? यस, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चलता है, प्लेटिनम क्लियर। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चलता नहीं, दौड़ता है। अब आप कहते हैं थोड़ा और कठिन लो ना प्लीज, थोड़ा और कठिन लो ना प्लीज। मैंने कहा कितना? मैंने कहा थोड़ा। मैंने कहा फिर से लो। मैंने कहा अंत में मैं भक्त की तरह सुनते रहिए, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब आप यहां से निकलेंगे सारी बातें करके, तो आप किसी को बैठा के पढ़ा सकते हैं। इतना दे के जाऊंगा आपको, कई कर रहे हैं यही काम जो मैं बोल रहा हूं अभी आपको। चलिए सुनिए ध्यान से। अब आपसे कहते थोड़ा और कठिन करना जरा। मैंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा एसिड बेस खेलते हो, जरा कुछ और सॉल्ट सॉल्ट खिलाओ आपस में। BaCl2 ले लो भैया, Na3PO4 से रिएक्शन करा दो। देखिए BaCl2 के Na3PO4 से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनेगा? बेरियम फॉस्फेट से जुड़ जाएगा, तो फॉस्फेट देखो -3 होता है, बेरियम +2 होता है, तो Ba3PO4 होल ट्वाइस बनेगा। और इसका Na इसके Cl से जुड़ जाएगा तो NaCl बनेगा। डन। बैलेंस करने की इच्छा इसलिए आपके अंदर जागृत हो रही क्योंकि आपको ये पता चल जाए क्या रेशियो है, जिससे मैं रेशियो सेट कर सकूं, मोल सेट कर सकूं। तो बैलेंस कर लीजिए, अगर आपको बहुत मन कर रहा है तो बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करूंगा तो बताना यहाँ पे देखो 3 Ba है तो यहाँ 3 लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 2 फॉस्फेट है तो यहाँ 2 लगा लिया, देखो 2 फॉस्फेट है यहाँ 2 लगा लिया। फिर देखो यहाँ 6 Na हो गए, 6 Cl हो गए तो यहाँ 6 लगा लिया। सब सही चल रहा है, यहाँ पे 1 लग जाएगा। बताइए इनके बीच में मोलर रेशियो सेट हो गया 3 2 1 6। अब मेरे को एक बात बताना, अगर मैं चेक करूं क्या मैं अगर 3 मोल BaCl2 के लेता हूं, अगर आप कुछ भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, 6 7 8 9 कुछ भी ले लीजिए, आपकी इच्छा है। मैंने अगर लगाया है, कंडीशनल स्टेटमेंट, तो क्या मुझे 2 मोल Na3PO4 के लेने पड़ेंगे? यस। तो क्या मुझे 1 मोल बेरियम फॉस्फेट के मिलेंगे? यस। तो क्या मुझे 6 मोल NaCl के मिलेंगे? यस। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो आपके अड़ोसी पड़ोसी उनको बता दीजिए साहब ये मोल कंसेप्ट पढ़ लोगे एक बार जीवन में तो जीवन आसान हो जाएगा। नहीं तो आना तो पड़ेगा यहाँ पे, आना तो पड़ेगा यहाँ पे। जब मोक्ष की तलाश हो तब आइए, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 साल बाद, 2 साल बाद आना तो यहीं पड़ेगा आपको। मोक्ष चाहिए था, अंत आपको यही दिखाऊंगा मैं आपको। देखिए 3 2 1 6 ये चल रहा है साहब, ये तो मोल हो गया। इनफैक्टर बताइए जरा, बताइए इनफैक्टर बताइए। इसका इनफैक्टर निकाल लेंगे क्या? देखो डिफरेंट वाले तो 3 एंटिटी पे देखोगे या 1 एंटिटी पे देखोगे? बोलो जरा, 3 पे देखोगे या 1 पे देखोगे? बोलो।
3 पे देखोगे या एक एंटिटी पे देखोगे? एक पे देखोगे ना, मिसकंसेप्शन सही कर रहा हूं आपके, सुनते जाइए। 3 एंटिटी पे मत देखने लगना, एक पे देखेंगे। 1 इंटू 2 कर दो सीधे, डिफरेंट है तो 2 आ गया। सॉल्ट बताओ, यहाँ 3 इंटू 4 कर दो, क्या 4 मल्टीप्लाई कर दो इसमें? 3 इंटू 4 12 कर दो, 12। ये बार 1 लगा हुआ है, तो जो गलतियां आप करते हैं वो नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना, बता रहा हूं इसलिए क्या नहीं करनी है। तो 3 इंटू 1, ठीक है ना, तो ये हो गया 3। एक एंटिटी पे देखा जाता है इनफैक्टर। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ जाइए। बताना इसमें क्या चेक करोगे? 3 इंटू 2 6, फटाफट हो रहा है इनफैक्टर। यहां देखो 1 1 है, तो वैसे भी Na प्लस Cl1 Cl माइनस 1, तो इनफैक्टर 1। मेरे को बताना क्या चल रहा है, क्या चल रहा है क्या? इसके अगर इतने मोल यूज करता हूं तो इनफैक्टर इसका 2 है, तो बताइए मोल में इनफैक्टर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दूं अब? हेलो, 3 मोल 2 इनफैक्टर 3 इंटू 2, 3 मोल 2 इनफैक्टर 3 इंटू 2, ये आगे ग्राम इक्विवेलेंट। कौन से वाले? यूज्ड। शॉर्टकट लिख रहा हूं, शॉर्टकट में अब यूज्ड पूरा ही लिख लो, इन 2-4 अभी आ जाएंगे क्या बोल रहा है यार। ये देखो 2 मोल और ये 3 इनफैक्टर, 2 इंटू 3 क्या आ गए बोलो? ग्राम इक्विवेलेंट। कौन से वाले? यूज्ड। बताना, यहां मल्टीप्लाई करो, 1 मोल 6 इनफैक्टर 1 इंटू 6, ये बोलो क्या आ गए? ग्राम इक्विवेलेंट। कौन से वाले? फॉर्म्ड। बताइए यहां पे क्या करें? 6 मोल 1 इनफैक्टर 6 इंटू 1 क्या आ गया? ग्राम इक्विवेलेंट। कौन से वाले? फॉर्म्ड। अब बताइए सबको कहते देखो भैया एक दूसरे को, टाइम आ गया, देखो एक दूसरे को, ऐसे से करो। सबने एक दूसरे को देखा और कहा हम सब सेम सेम है, हम सब सेम सेम है। सेम सेम नहीं है, सेम सेम है। तो बताइए, तो सबने एक दूसरे को देखा, कहा हम दोनों हम सब सेम सेम है, इसका मतलब लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चलता है साहब। आप तो यकीन हो गया होगा, मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दे दिए, दुनिया की किसी भी रिएक्शन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चलता है। सेम सेम मत करिए, दुनिया किसी भी इक्वेशन में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस चलता है। अब तो साबित हो गया। अब अगर आपको अब भी शक होता है तो आप एक शक्की व्यक्ति हैं। फिर इतने एग्जाम्पल के बाद भी अगर आपको शक लगता है, भैया आप कह रहे मेरे को अभी शक हो रहा है, चलेगा, तो भैया फिर आप शक्की व्यक्ति हैं। आगे चल के आप बहुत बड़े जो है शक्की व्यक्ति बनने वाले हैं। चलिए अब आ जाना चाहिए मामला। कितनों को मौज आ गई, पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? एक बार जरा अंगूठा दिखा दे यार। क्या मैं इसको कहीं भी लगाऊंगा? अब उठा उठा के लगाऊंगा इसको। मामला रेडी एक बार कर लेता हूं, फिर निपटाता हूं एक तरफ से। अब आप कोई भी सवाल ले आइए, मैं उठा उठा के निपटाऊंगा उसको। चलो ये सब आज करा दिया, देखिए काफी कुछ आपको। 12 नंबर डन, 13 नंबर डन, 14 नंबर सवाल पे आ जाओ। 14 ये आया, वक्त आ चुका है मतदान करने का। 14 नंबर सवाल आपके सामने स्क्रीन पे, मैं इसके अंदर पोल शुरू करने वाला हूं, आप एक बार पढ़ लीजिए और फिर पोल शुरू किया जाए। तो जो आपके लोग अगल बगल वाले किसी वजह से यहां आए, उनको जाके बताइएगा ये करना कितना जरूरी है। समझ पा रहे हैं? पोल शुरू करूं क्या? बताइएगा उनको जाके कितना जरूरी है, क्या बातें बताई। चलिए पोल शुरू कर रहा हूं। रेडी आप लोग? एक बार उठा दिखा दो, लोग रेडी है तो शुरू कर दो फटाफट। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, सब लोग पार्टिसिपेट करिएगा। नतीजे आ गए। प्रतिभा, पायल, विपुल, प्रशांत, सुमित, सुष्मिता, अनुराग, अनमोल, अमृता, प्रसाद, गौरव। देखिए मैंने आपसे कहा था शुरू में कुछ समय पहले कि जो मोल कंसेप्ट है वो 2 चीजों पे बेस्ड है, एक है स्टोइकियोमेट्री और दूसरा है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। दोनों ही चलते हैं, दोनों ही इसलिए चलते हैं क्योंकि दोनों में ही कुछ कमियां हैं, इसीलिए दूसरा भी चलता है, और दोनों इसलिए भी चलते हैं क्योंकि दोनों में कुछ अच्छाइयां हैं, इसीलिए दूसरा भी चलता है। अब आपको यह समझना है कि ये जो सवाल आया है, क्या मैं इसे दोनों तरीकों से लगा सकता हूं? क्या मैं इसे दोनों तरीकों से लगा सकता हूं? आओ समझे। सवाल एक बार आप पढ़ लीजिए।
सवाल में कहा गया अमाउंट ऑफ NaOH बताना है विच इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। 4.9 ग्राम H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना NaOH चाहिए। अगर मैं सवाल को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से लगाता हूं, अगर मैं सवाल को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से लगाता हूं तो मैं एडवांटेज लूंगा, इसका लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का एडवांटेज लूंगा। एडवांटेज में ये लूंगा, मैं उससे कहूंगा कि भाई रिएक्शन किसकी हो रही है, इन दोनों की, ठीक है ना, रिएक्शन हो रही है इन दोनों की। तो मैं कहूंगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस मेरे को सिखा चुका है, मैं पढ़ चुका हूं बहुत, मैं प्रूव भी कर चुका हूं कई बार कि जितने ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के यूज होंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट NaOH के भी यूज होंगे, बराबर। ये मेरे को पता है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से चलता है, मैं चेक कर चुका हूं। और अगर मैं चेक कर चुका हूं तो ये दोनों आपस में कैसी रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, मैं नहीं लिखूंगा। हेलो, जरा बताइएगा भाई, लॉजिक पकड़िएगा। मैंने कहा ना दोनों की कुछ अच्छाइयां हैं, दोनों की कुछ कमियां हैं, इसलिए दोनों चलते हैं। दोनों चलते हैं मतलब दोनों वर्किंग है, चलते नहीं मैं चलेगा, बराबर। तो बताना क्या क्या बनेगा ये लिखना जरूरी है क्या? और जब क्या बनेगा ये लिखना नहीं जरूरी है तो क्या बैलेंस करना जरूरी है क्या? नहीं। तो मैं ना कंप्लीट रिएक्शन लिख रहा हूं और ना ही मैं रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूं। विदाउट बैलेंसिंग भी क्वेश्चन लग सकता है, ये है एडवांटेज। विदाउट बैलेंसिंग भी क्वेश्चन लग सकता है, ये है एडवांटेज। किसका? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का। ये प्लस पॉइंट है लोग, ये प्लस पॉइंट है। अगर आपको रिएक्शन बहुत कठिन सी आ गई, कभी ऐसी रिएक्शन आ जाती है साहब रेडॉक्स में या और किसी चैप्टर में, जो रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट ही नहीं पता चल रहे हैं, बैलेंस करना तो छोड़िए, आप प्रोडक्ट नहीं सोच पा रहे, आपको रिएक्शन ही नहीं आगे की पता है, क्या लगाएंगे वहां? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे वहां? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे। समझ पा रहे हैं बात? अब बताइए, अगर मैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? कहूंगा भैया इसका W1/E1 लिख दूंगा, कितने ग्राम रिएक्ट करे अपॉन E। इसका W2/E2 लिख दूंगा, कितने ग्राम रिएक्ट करे अपॉन इसका E। बराबर। सवाल पढ़ लीजिए। 4.9 ग्राम H2SO4 रिएक्ट कर रहा है, लिख दिया। इक्विवेलेंट वेट बताओ H2SO4 का, कर चुके हैं सब बातें पीछे। मोलर मास 98, एसिड की तरह काम कर रहा है, 2H देगा तो 98/2 49। तो 4.9 डिवाइड बाय 49, W/E ग्राम इक्विवेलेंट। इधर आ जाओ, W2 निकालना है। E की वैल्यू बताओ NaOH की, कर चुके हैं आप पीछे। NaOH का मोलर मास बताओ कितना? 40, N फैक्टर 1 बेस है, एक OH देगा तो यहां लिख दिया 40। यहां से W2 की वैल्यू आ गई, देखो ये बन गया 1/10, ये कैंसिल हो गया 4, ये 40 और 10 का कैंसिल हुआ 4, तो 4 उधर जाएगा, तो 4 ग्राम आंसर आ गया। 4 ग्राम NaOH इज द आंसर। क्या रिएक्शन लिखी मैंने? नो। क्या बैलेंस की मैंने? नो। क्या बिना बैलेंस की बस W1/E, बस ये पता होना चाहिए कितने ग्राम इसके रिएक्ट कर रहे हैं, इसका E कितना है, इसका E कितना है, तो इसका W2 कितना रिएक्ट करेगा, निकल आया, खत्म हो गया सवाल। क्या कोई एडवांटेज समझ में आया? क्या कोई एडवांटेज समझ में आया? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का एडवांटेज, इस सवाल को लगा सकते हैं आप, और ये 4 ग्राम आंसर आ गया है। और इसका एडवांटेज ये है, इसका एडवांटेज ये है कि आपको बैलेंस नहीं करना पड़ता है। अभी तो चलो रिएक्शन आसान थी, आप बैलेंस कर सकते थे। कल को अगर रिएक्शन कठिन आ जाती और बैलेंस आप नहीं कर पा रहे होते, तो क्या आपको ये बहुत मदद देने वाला है आगे चल के? समझ पा रहे हैं बात? ऐसा भी होगा, अभी आगे होगा, इसलिए मैं पहले आपको सिखा रहा हूं, ऐसा भी होगा। क्या मैं इस सवाल को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से लगा सकता हूं, तो क्या मैं इसको स्टोइकियोमेट्री से नहीं लगा सकता? हेलो, क्या मैं इसको दूसरे कंसेप्ट स्टोइकियोमेट्री से नहीं लगा सकता? कंसेप्ट नंबर 2 सुनिए। स्टोइकियोमेट्री से अगर लगाऊंगा, स्टोइकियोमेट्री से अगर, अच्छा एक और पॉइंट समझिए जरा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से जब आप लगाएंगे तो आपको एक बात पता होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से अगर आप कोई भी सवाल लगाते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? ई पता होना चाहिए। ई पता होने का मतलब उसमें एक बात इंपॉर्टेंट है, बाकी तो पता ही होता है लोगों को। क्या पता होना चाहिए? एन फैक्टर। यानी कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का डिसएडवांटेज समझ रहे हैं? डिसएडवांटेज ये है कि हर चीज का एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, दिखना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मत खेलिए। समझ पा रहे हैं? तो यानी कि इसका डिसएडवांटेज ये कि आपको एन फैक्टर की पकड़ होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप पीछे हट जाएंगे इस मेथड से। समझ पा रहे हैं? तो इसका प्लस पॉइंट क्या है? बैलेंस नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि आपको एन फैक्टर निकालना आना चाहिए, नहीं आता तो फिर आपके लिए दिक्कत है। स्टोइकियोमेट्री, कोई आपसे कहता है स्टोइकियोमेट्री से लगाऊंगा सवाल को, H2SO4 फिर से आया, NaOH से बात करता है, कह रहा मैं इस बार स्टोइकियोमेट्री खेलना चाहता हूं, क्या मैं रिएक्शन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? हेलो, क्या मैं रिएक्शन लिखूंगा? क्या सिखाया था आपको मैंने स्टोइकियोमेट्री में? रिएक्शन लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? यस और नो? लिखना ही पड़ेगा। स्टोइकियोमेट्री कहती है, स्टेप क्या है उसके? राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फाइंड आउट द LR, फाइंड आउट द रिलेशंस। हेलो,
पहुंच रहा है क्या दिमाग में करंट? क्या लिखूंगा बोलो? आगे लिखूंगा Na2SO4, आगे लिखूंगा Na2SO4। प्रोडक्ट पता होना चाहिए साहब। हर बार ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्ट पता हो, हर बार ऐसा नहीं होता है कि प्रोडक्ट पता हो। इस बार तो आपको पता है, इजी क्वेश्चन है इसलिए आपको पता है। हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रोडक्ट पता हो। तो एडवांटेज समझ पा रहे हैं इसका, डिसएडवांटेज समझ पा रहे हैं इसका? बताओ इसका डिसएडवांटेज, नेगेटिव पॉइंट क्या है? वी हैव टू बैलेंस इट, हमको बैलेंस करना पड़ता है, ये नेगेटिव पॉइंट है। ध्यान दीजिए, बैलेंस करना पड़ता है नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? एन फैक्टर निकालना अगर नहीं आता है तो भी चलेगा, पॉजिटिव पॉइंट है। हेलो, एन फैक्टर निकालना अगर नहीं आता है, क्रॉस का मतलब समझ रहे क्या काटा और क्या सही कर दिया। एन फैक्टर निकालना अगर नहीं भी आता है तो भी चलेगा, ये पॉजिटिव पॉइंट है। हेलो, बात पहुंच रही? बैलेंस करूंगा ना, इसको बैलेंस करता हूं, बताना बैलेंस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक लगाओ, दो लगाओ, एक लगाओ, दो लगाओ, बैलेंस आसान है, कर लिया। इसका मतलब लॉ स्टोइकियोमेट्री आपको कब लगाना चाहिए? व्हेन बैलेंसिंग इजी आए। अगर बैलेंसिंग इजी हो रही है, आसानी से आप कर पा रहे हैं, प्रोडक्ट आपको पता है, तो आप स्टोइकियोमेट्री पे आपको जाना चाहिए। समझ पा रहे? अगर बैलेंसिंग इजी है, प्रोडक्ट आपको पता है, आराम से बैलेंस हो रहा है, तो आपको स्टोइकियोमेट्री पे जाना चाहिए। एन फैक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ठीक बात है। अब आगे बढ़िए। तो ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सवाल आएंगे तो आप फंसे नहीं कहीं भी। अब बताना इसका अगर मैं कंसेप्ट समझू तो मैं मोल का रेशियो निकालूंगा। मैं मोलर रेशियो से सवाल लगा रहा हूं, देखना जरा। अब मैं मोलर रेशियो से सवाल लगा रहा हूं, बताइए इन रिएक्शन बैलेंस हो गए, इनके बीच में मोलर रेशियो कितना है? 1:2। मोलर रेशियो तभी देखा जाता है जब रिएक्शन बैलेंस हो जाए। बैलेंस करना पड़ेगा पहले, 1:2। तो बताइए अगर 1 मोल H2SO4 का जाता है, 1 मोल H2SO4 का जाता है, तो क्या 2 मोल NaOH उसके साथ चाहिए? फिर क्या करूंगा? इसका मास रेशियो निकाल लूंगा। मास रेशियो कैसे निकालूंगा बताओ? मास रेशियो कैसे निकालूंगा? 1 मोल H2SO4 का मोलर मास कितना होगा? 98 ग्राम। तो मैं लिख दूंगा 98 ग्राम H2SO4 जाता है। तो बताइए 2 मोल NaOH, मतलब उसका मास निकालो 2 मोल NaOH का। 1 मोल NaOH का कितना होता है? 40। 23 + 16 + 1 40। तो 2 मोल का कितना होगा? 2 × 40। तो क्या इतने ग्राम NaOH की जरूरत पड़ने वाली है? ठीक है, तो बताइए अगर 98 ग्राम के लिए, अगर 98 ग्राम H2SO4 के लिए इतने NaOH की जरूरत पड़ने वाली है, तो 1 ग्राम H2SO4 के लिए कितनी पड़ने वाली? निकाल लेंगे, यूनिटरी मेथड। 2 × 40/98। फिर आखिरी लाइन लिख देंगे, कितना आपने लेकर के आया उसके लिए सवाल में, कितने लेकर के आओ सवाल में, देखो पढ़ो सवाल में कितना लेकर के आओ, 4.9 ग्राम। तो 4.9 ग्राम अगर आप H2SO4 लेते हो यहाँ पे, तो क्या आंसर निकाल लेंगे? खत्म हो जाएगा सवाल। 4.9 ग्राम H2SO4 अगर आप यहाँ लेते हैं तो आंसर निकाल लेंगे, सवाल खत्म हो जाएगा। आंसर आएगा 2 × 40 × 4.9 डिवाइडेड बाई 98। क्या बात समझ में आ रही? इतने ग्राम NaOH चाहिए। यस, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। 49 और 98 1/2 बन जाएगा, तो ये पॉइंट हटेगा तो 1/20 आ जाएगा। 1/20 बनेगा ये, 1/20। और बताना 1/20 जैसे ये बनेगा, ये देखो 1/20 बन गया ना इधर वाला, 1/20 और ये 40, तो 2 आ गया। 20 40 यानी कि ऊपर 2 आ गया। 2 × 2 कर दो, 4 आ गया। सॉल्व ज्यादा कुछ नहीं करना, आंसर आ गया 4 ग्राम। बताइए क्या आंसर दोनों जगह से सेम सेम आ रहा है? सेम सेम। कितनों को समझ में आ गए दोनों मेथड? कितनों को समझ में आ गए दोनों मेथड? कितनों को दोनों का फायदा और नुकसान दोनों समझ में आ गया? फायदा और नुकसान दोनों समझ में आ गया। कई कह रहे दूसरा आसान, पहला कितनों को पहला आसान लग रहा है? कितनों को पहला आसान लग रहा है? दूसरा आसान मैंने बनाया नहीं इसलिए लग नहीं रहा है। आओ बनाते हैं, सुनना। मेथड नंबर 2 जो आपने किया था ना, स्टोइकियोमेट्री, अब सुनना जरा ध्यान से। इतना थोड़ी किया जाता है स्टोइकियोमेट्री से। आप ये सवाल लगाओगे, ऐसे लगाओगे ना, अगर आप इस तरीके से सवाल वहां बैठ के एग्जाम में लगा रहे हैं, ऐसे से लिख रहे हैं, तो देखिएगा जैसे जैसे आप सवाल आगे बढ़ता जाएगा ना, पहले से लिखते जाएंगे, अब ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, पीछे से आवाजें आती है, फॉर्म ले जाओ ना प्लीज, फॉर्म ले जाओ ना प्लीज। आप कहेंगे कौन बोलता है ये? कहीं पीछे से आवाजें आती है, फॉर्म ले जाओ ना प्लीज, बाहर आ जाओ ना। देखिए सुनिए, अगर स्टोइकियोमेट्री से भी आपको सवाल लगाने की इच्छा, तो यहाँ 1 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए, यहाँ 1 लगाइए, यहाँ 2 लगाइए। उसके बाद सुनिएगा जरा, आवाजें ऐसी रोकनी है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा, है ना। फॉर्म ले जाओ ना प्लीज मत करवाइए। क्या करिए, देखिए इसका 1 मोल है तो उसके 2 मोल है। हेलो, मोलर रेशियो लिखा मैंने 1:2। इसके 1 मोल का मास बताओ भैया, 98। मास रेशियो पे आ गए, मास पे आ गए 98। इसके अब ग्राम ग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। 98 इसके 2 मोल का बताओ, इसके 2 मोल का बताओ। 40 इंटू 2 कितना हो गया? 40 × 2 कितना हो गया? 80। भाई 1 मोल का 40 होता है, तो 2 मोल का कितना हो गया बताओ?
तो मोल का कितना हो गया 80। ये लो 98 ग्राम 80 ग्राम, रेशियो ही तो है। अब क्या करूंगा बताना, अगर ये 98 है तो ये 80 है, अगर ये 49 है आधा कर दिया तो ये 40 है, रेशियो ही तो है। अगली लाइन में देखिए, अगर ये 4.9 है तो ये 4.0 है, रेशियो ही तो है। देखो वो आ गया। कौन है वो? कौन है वो? आवाजें बंद हो जाती हैं अचानक से, कहते कहां चला गया वो आदमी जो पीछे से चिल्ला रहा था फॉर्म ले जाओ फॉर्म ले जाओ, कहता है वो मारा गया। ये सामने आ चुका है। हेलो, क्या मौज आ रही क्या आपको? बिना पेंचला सवाल लगता है साहब 98 80 9.8 8.0 4.9 4.0 खत्म। नमस्कार जय भारत, खत्म क्या सवाल? पेन नहीं चलाना होता भैया ऐसे सवालों में, खटखट खटखट। अभी मैं आपको इंपिरिकल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, जब इंपिरिकल फॉर्मूला हम लोग भर देते हैं पूरा पेज, कहते हैं एटॉमिक वेट डिवाइड करता हूं रेशियो निकालता हूं सिंपलेस्ट रेशियो। मैं आपको एक लाइन में दिखाऊंगा साहब इंपिरिकल फॉर्मूला ऐसे ऐसे कैसे होता है, और आए हुए सवाल दिखाऊंगा आपको कठिन कठिन वाले। कुछ नहीं करना होता है सब, पब्लिक सब इतनी बेवकूफ बना रही है आजकल जनता जो। कहते हैं मैं पूरा पढ़ाता हूं पढ़ाओ पूरा, पूरा पढ़ाने से क्या हो जाता है भैया? सिलेक्शन चाहिए क्या आपको? क्या आप कह रहे हैं मैं ये पूरा ऐसे अच्छे से बताऊंगा ऐसे? ये सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक हूं बहुत मैं। इसको सिस्टमैटिक नहीं कहते हैं, कह रहे मैं वो ईमानदार हूं, ईमानदार भी नहीं कहते, कुछ और ही कहते हैं, बता नहीं सकता मैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। चलिए अगला 14 नंबर डन है। तो आपको एक बात समझ में आ गई, क्या सवाल दोनों से लग सकते हैं भैया? क्या सवाल दोनों से लग सकते हैं? क्या बताइए मेरे को, सवाल दोनों से लग सकते हैं? इसका मतलब सवाल मौका पड़ने पे मोल से भी लग सकता है, और सवाल मौका पड़ने पे स्टोइकियोमेट्री से। मैंने कहा ना दो ही कंसेप्ट है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस है ना, और स्टोइकियोमेट्री, दोनों से लग सकता है। अगला सवाल 15 नंबर। मौज आ रही तो यार कीबोर्ड वीबोर्ड तोड़ डाला कर फिर। जेस्ट आर ऑलवेज बेस्ट, धन्यवाद। अभी तो मैंने शुरुआत की, सोचिए मोल में इतना मचा रहा हूं, सॉल्यूशन में क्या करूंगा, फिर काइनेटिक्स में क्या करूंगा? काइनेटिक्स में तो मार डालता हूं भाई साहब। कल शुरू होगी, आ जाइएगा 9:30 बजे, जानलेवा बे इंतहा खिलाऊंगा एकदम, बराबर? कल 9:30 बजे। आप कहेंगे साहब ये क्या चल रहा है, आतंक मचा दूंगा बिल्कुल। देखिए 3 ग्राम मेटल ऑक्साइड 5 ग्राम मेटल क्लोराइड। पढ़िए सवाल, पढ़िए फटाफट। आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है मेटल का, और मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूं ऑप्शंस। ऑप्शन चलिए छोड़िए, इसमें ऑप्शन मैं निकाल ही देता हूं, एक सवाल सिखा देता हूं, अगले में ऑप्शन करूंगा, अगले में ऑप्शन करूंगा। 11th वाले भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि काइनेटिक्स आप नहीं समझ सकते, है ना, कर सकते हैं आप। आइएगा, सीखेंगे धीरे धीरे, सीख जाएंगे आप। फिजिक्स तो थोड़ी बहुत जानते ही ना, रेट वेट तो समझते ही ना, बस सीख जाएंगे, हो जाएगा। चलिए इसमें नहीं, अगले वाले में पोल कराऊंगा। या बहुत तड़प मच रही पोल पोल करने की? क्या बहुत तड़प मच रही क्या पोल करने? चलो पोल करा देता हूं, चलो इसका सही जवाब बना देता हूं आपके सामने और पोल करा देता हूं। लो लीजिए पोल शुरू करता हूं। चलिए पोल शुरू करने वाला हूं मैं, रेडी सब लोग? कहीं पोल बहुत मौज आती है कि नहीं, वोट डालने को मिलता नहीं है, यही डलवा दो वोट, कुछ तो करूं जीवन में, है जीवन में है तो कुछ तो करूं। रैली में भी नहीं गया हूं कभी, चुनाव प्रचार। करो भैया करो, फटाफट करो। डन। लो प्रशांत, प्रतिभा, अमोल, देखिए क्या करेंगे अब बताइए मेरे को एक बात बताइए। मेटल ऑक्साइड है, वो मेटल क्लोराइड दे रहा है। मेटल ऑक्साइड का जनरल फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। सर यहां पे सॉल्यूशन और काइनेटिक्स भी होगा, यहां पे मतलब कहां पे अंजलि? यहां पे मतलब कहां पे, समझा नहीं मैं। मतलब अचीवर कोर्स में पूछ रहे हो क्या? अचीवर इस बैच, ये बैच नहीं है, ये जो चल रहा है अभी ये बैच नहीं है, लेकिन मैं इसको बैच जैसा बना सकता हूं अगर आप चाहें तो। अगर चाहें तो मैं एक पैरेलल बैच भी चला सकता हूं।
अगर इस टाइम पे बहुत सारे लोग पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक पैरेलल बैच चला सकता हूं जिसमें मैं सॉल्यूशन भी करा सकता हूं पैरेलली। पैरेलली किसी की इच्छा हो तो कर लेगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करेगा। वो तो आप पे डिपेंड करता है, आप कितने लोग करना चाहते हैं पैरेलली, कितने लोग नहीं करना चाहते। बाकी मेन क्या, एक बात सुन लीजिए मेरी पहले, ये सब जितनी बातें मैं इधर उधर करता हूं कि इसमें चला सकता हूं, वो कोर्स चलाता हूं, ये सब बातें उस सब से अलग है। देखिए एक बैच चल रहा है सुपर अचीवर, एक मिसकंसेप्शन बिल्कुल मत पालिएगा, मैं चाहे इसके बाद कुछ भी बोलता रहूं, ये एक मिसकंसेप्शन बिल्कुल मत पालिएगा। ये जो बैच है इसमें जो 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है, इसमें मैं कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री कराऊंगा। जो हो चुका है मोल वगैरह वो भी करा दूंगा आपका, जो नहीं हुआ है वो भी करा दूंगा पूरा, मतलब पूरे के पूरे 13 चैप्टर में करा दूंगा। अब कैसे कराऊंगा, जान पे खेल कर कराना पड़े तो भी कराऊंगा, 13 चैप्टर मैं करा दूंगा। ठीक है, तो ये तो ठीक है, ये तो आप दिमाग में एक साइड में रख दीजिए। उसके अलावा जो मैं अलग से लगा रहा हूं है ना, वो चीजें वो तो चलता रहेगा। अब कितने लोग कहते हैं कि पैरेलली ये सब तो चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है एकदम, ये बैच आपको बिल्कुल अचीवर वालों को ये बैच बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इसमें बने रहना एकदम शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है ना। इसके साथ पैरेलली कुछ अगर चल रहा है और कोई लोग चाहते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा पढ़ चुके होंगे पहले, वो कहना मेरे को एक्स्ट्रा टॉपिक मिल जाए तो और मजा आ जाए, तो उनके लिए मैं पैरेलल कोर्स चलाऊंगा, पैरेलल कोर्स चलाऊंगा। अगर वो पढ़ना चाहते हैं कुछ लोग तो इसमें पढ़ लेंगे, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो आप अपने टाइम का इंतजार करिए, इसमें तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। कितने लोग कहते हैं पैरेलल कोर्स चलाना चाहिए, वो ए लिखेंगे, यस वाले ए लिखेंगे पैरेलल कोर्स चलाना चाहिए, और नो वाले बी लिखेंगे। जरा एक बार पोल करा देते हैं, यस और नो। अगर पैरेलल कोर्स आप चाहते हैं तो यस लिखें, पैरेलल कोर्स आप नहीं चाहते हैं तो नो लिखिए। और ये मैंने पोल स्टार्ट कर दिया, लीजिए। %37 यस कह रहे हैं, रुझान आने वाले हैं। 62% नो कहते हैं। ये ए सी वाले कौन है भैया, सी वाले कौन है, 1% सी भी कह रहे हैं, सी वाले कौन है, सी वाले कह रहे हैं भैया जैसे इच्छा हो। देखो इसमें इसमें फास्टेस्ट वाले लोग आए हैं, तो मतलब 37% लोगों ने ये कहा है। ठीक है, तो ठीक है, मैं कोर्स चलाऊंगा, उसमें 37% जिसको पढ़ना होगा वो आ जाएंगे, है ना। 37% लोग जो यस कह रहे हैं वो लोग इसमें आ जाएंगे, बाकी लोग अपना ये बैच कंटिन्यू रखिए, बाकी लोग अपना ये वाला बैच कंटिन्यू रखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैं सॉल्यूशन पढ़ाऊंगा, इसमें सब पढ़ाऊंगा, मैंने आपको बोला ना, कोई भी बात आप इसके अलावा देखिए, कोई भी बात आपको कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री में इसमें कराऊंगा, पूरी कायदे से कराऊंगा, 13 के 13 चैप्टर कराऊंगा। इस बैच को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सब करना है। पैरेलल में आप कुछ करना चाहते हो तो उनके लिए मैं कोर्स चलाऊंगा, अभी मैं लॉन्च कर दूंगा सॉल्यूशन का। 37% लोगों ने हाँ बोला है तो इनके लिए ही लॉन्च करूंगा। आप मत करिए, आप आराम से अपने मेन कोर्स में पढ़िए, सब आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको लोड लग रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दोनों कोर्स करिए और आप परेशान होइए, नहीं, ठीक है ना। टाइमिंग क्लैश बिल्कुल नहीं होगी, यस बिल्कुल टाइम ये रखूंगा मैं, देखिए ये शाम के 8 बजे, अंधेरी रात में कोर्स होगा, इसके आसपास होगा, या 7:30 बजे होगा, ऐसा कोई टाइम देख लेंगे, 7:30 बजे लगा दूंगा, ऐसा कुछ लगा दूंगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे बढ़ें, ये सवाल पढ़ो जल्दी से। देखो M2OX एक आपके पास, M2OX एक आपके पास, या M2X नहीं, देखिए मेटल ऑक्साइड था तो इसको जनरलाइज, हाँ M2X लिख लिया। और ये आपको क्या दे रहा है, सुनना सवाल सुनना आप जरा सब लोग ध्यान से। MClX बन रहा है, देखो MClX बन रहा है, तो M2OX पहले मेटल ऑक्साइड था, MClX मेटल क्लोराइड बन गया, ये उसने कहा है, ऐसा हुआ है, ऐसा कन्वर्जन हुआ है। अब मेरे को एक बात बताइए, अब मेरे को एक बात बताइए कि अगर ये कन्वर्जन हुआ है तो यहां पे इसकी रिएक्शन आप किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, क्लोरीन से करा सकते हैं, या क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड से करा सकते हैं, ठीक है ना। क्लोरीन कम, इसके पहले में 11th कर दीजिए। चलिए मैं देख लूंगा, अभी मैं फाइनलाइज कुछ नहीं बोल रहा हूं कि क्या कोर्स बनेगा क्या नहीं बनेगा, मैं देख लूंगा बता दूंगा। अभी आप अपने जो जिस बैच में उसमें पढ़ते रहिए आराम से, कल काइनेटिक्स सबको पढ़नी है आराम से, ठीक है ना। अभी कोई टेंशन मत लीजिए आप लोग इस सब चीजों की, ठीक है। चलिए अब सुनिए सब लोग ध्यान से। अब बताना, अगर आपसे कह रहा है 3 ग्राम मैंने ये लिया है और 5 ग्राम मेरे को ये मिला है, बताइए यहाँ पे आपने क्लोरीन वगैरह से रिएक्शन कराई होगी, रिएक्शन में आप क्या लिखना चाहेंगे, क्या क्या आप रिएक्शन लिखना चाहेंगे, क्या आप उसको बैलेंस करना चाहेंगे, नहीं, इन सबसे बचना है तो बताओ किस पे चला जाऊं, क्या लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे चला जाऊं, क्या आप लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पे जाए तो रिएक्शन लिखने से बच जाएंगे, तो मैं लगा दूं W1/E1 इज इक्वल टू W2/E2, जरा बताइएगा, ओके। और बताइए इससे आपको फायदा मिलेगा, कोई रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी पड़ी। अब अगली लाइन में आप सीधा आ जाइए, बताइए W1 कितना दिया है, 3 ग्राम,
अपॉन इक्विवेलेंट वेट किसका लिखूंगा, मेटल ऑक्साइड का, क्योंकि मास किसका लगाया, मेटल ऑक्साइड का। 3 ग्राम किसका मास है, मेटल ऑक्साइड का, तो नीचे इक्विवेलेंट वेट किसका लिखूंगा, मेटल ऑक्साइड का। बताओ मेटल ऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखोगे, मेटल का प्लस ऑक्साइड का। हेलो, ये E+8 समझ में आया, पीछे सिखा चुका हूं आपको, मेटल ऑक्साइड का पीछे सिखा चुका हूं, इसीलिए मैंने आपको पहले बेसिक बातें बताई थी, याद करिए आप। मैं आपको पीछे सिखा चुका हूं, देखिए ये लाइन देखिए आप, ये लाइन देखिए, E+8 समझ में आया, डन। E+8 समझ में आई बात, इसीलिए मैंने पीछे आपको सिखा दिया था। बताना मेटल क्लोराइड का भी आपको सिखाया मैंने, देखो मेटल क्लोराइड का भी सिखाया, देखो E+35.5, यस। इसीलिए मैं कहता हूं पुरानी वाली बातें आनी चाहिए आपको। तो बताइए, अब बताइए फटाफट, क्या मैं सवाल निपटा सकता हूं, फटाफट सवाल निपटा सकता हूं। बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा, मेटल क्लोराइड का कितना मास है 5 ग्राम, अपॉन E प्लस क्या लिख दूं, बताओ 35.5। अब क्या सवाल सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा देखो 3E प्लस 3 इंटू 35.5 इज इक्वल टू 5E प्लस 40। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 5E में 3 चला गया तो 2E बन गया, और 35.5 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 5 15 136.5। हासिल लगे कर ले, हासिल लगाता हूं, माइनस 40 कर दो, थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो E की वैल्यू आ जाएगी 136.5 माइनस 40 अपॉन 2। चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, तो कैलकुलेशन आ रहा है आपके पास एग्जैक्टली 136.5 माइनस 40 कर दीजिए और डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, एग्जैक्ट आ रहा है 48.25। डन, 48.25 डन। क्लियर मामला, खत्म है सवाल, देख लीजिए। तो इस सवाल का फायदा आपको समझ में आया क्या है, इस सवाल का फायदा समझ में आया को क्या। अच्छा, एक कैलकुलेशन गड़बड़ है यहाँ पे, यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ है थोड़ा, यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ हटाओ इसको, देखो ये गड़बड़ है, यहाँ कैलकुलेट 35.5 इंटू 3 गड़बड़ लिखा हुआ है, थोड़ा सॉल्व सही से करो भी। 35.5 इंटू 3 गड़बड़ लिखा हुआ है, आंसर उसका मैच भी ना करे, आंसर उसका मैच भी ना करे। चलिए चेक कर लेते हैं, जो भी आएगा चेक कर लेते हैं। 30 उसमें गलत दिया है, जहां भी दिया है सवाल का आंसर गलत दिया हुआ है। 35.5 इंटू 3 करिए, तो ये आ रहा है आपका 106.5, ये आ रहा है 106.5। चेक कर लीजिए, थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, कैलकुलेशन दिया हो कहीं, तो उसको सही कर लीजिए। 106.5 आ रहा है, तो ये आ रहा है 2E इज इक्वल टू 106.5। आंसर होता सही हो, लेकिन ये कैलकुलेशन गड़बड़ था, इसको सही कर लीजिए। तो 106.5 माइनस 40, ये आ गया 66। कैलकुलेशन सही कर लो भाई, ये गलत है आंसर, कई लोगों ने निकाल भी लिया था कई लोगों ने निकाल भी लिया था। तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा 33.25। तो यहां पे चेंज कर लीजिए थोड़ा सा ऑप्शन, या यहां चेंज कर लीजिए, ऑप्शन जो आपको दिया था वहीं चेंज कर लो, यहां चेंज कर लेना, 33.25 सही है। ऑप्शन चेंज कर लीजिए, ये सही जवाब। समझ में आ गई बात, कई लोगों ने तुक्का मारा था, इसका मतलब पता चलता है भैया, है ना, कई लोग तुक्का मारते हैं, इसका मतलब इससे साबित होता है कई लोग तुक्केबाज हैं। मतलब देखिए चेक कर लीजिए, 35.5 इंटू 3, तो ये होगा 106.5 माइनस 40, और ये आ गया 66.5 डिवाइड बाय 2, ये आंसर है 33.25 सही जवाब है। ठीक है, डन। चलिए नमस्कार, ये सही जवाब है, आंसर जहां पे दिया वो गलत दिया हुआ है, ठीक है, ये सही जवाब। चलिए, तो तरीका आपको समझ में आ गया, कितने लोगों को क्लियर है मामला, बिल्कुल। ये कंसेप्ट देखिए, बाकी गुणा भाग तो होता रहेगा, ये कंसेप्ट समझ पा रहे हैं आप, ये कंसेप्ट कैसे लगा रहा हूं मैं। ओके डन। चलिए नेक्स्ट क्लास होगी आपकी कल, नेक्स्ट क्लास सुन लीजिए, नहीं कल नहीं, आई एम सो सॉरी, कल नहीं। 4 क्लासें बताई थी मैंने आपको, 4 क्लासें बताई थी, 1 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 6 तारीख। तो अब आपकी ये 3 बची हैं अक्टूबर में, 8 से 9:30। नमस्कार, ठीक है, 8 से 9:30। और इसमें मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, देखिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बचा हुआ है, क्वेश्चन पहले क्वेश्चन कराऊंगा, इसके अगले टाइम पे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस वाले, ठीक है। फिर आपको मैं कराऊंगा नॉर्मेलिटी मोलैरिटी थोड़ा सा, बाकी सॉल्यूशन में होता है नॉर्मेलिटी मोलैरिटी। और फिर मैं आपको कराऊंगा क्या, फिर मैं कराऊंगा इंपीरिकल फॉर्मुला। इंपीरिकल फॉर्मुला में बहुत जहरीले कंसेप्ट बताता हूं मैं, इंपीरिकल फॉर्मुला करा दूंगा, और मिनिमम मॉलिक्यूलर मास करा दूंगा, ठीक है ना, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास करा दूंगा। कल आप सभी को आना है सुबह, जो लोग अचीवर वाले हैं सबको सुबह आना है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास करा दूंगा, ठीक है ना। तो ये पूरा चैप्टर निपट जाएगा, लगभग सारी बातें इसमें हो जाएंगी, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म वगैरह भी बता दूंगा अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है ना।
चलो, तो ये सब क्वेश्चंस, इंपिरिकल फॉर्मूला, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास और सब करा दूंगा अगले 2-3 लेक्चर में, सब करा दूंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन टैब किसी ने कहा, देखो बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं तुम लोगों ने, इतने सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं तुम लोगों ने। अभी आप लगाना शुरू करिए, अभी आप इतने सारे क्वेश्चन अभी तुरंत मत लगा दीजिए, अभी बहुत सारे सवाल आपने पूछे, मैं फिर से इसके लिए टाइम ले लूंगा, एक अलग से सेशन ही बना दूंगा, उसमें करा दूंगा आपके खूब सारे क्वेश्चन। अभी समय भी हो चुका है, कल फिर मेरी क्लास में मिलते हैं, 9:42 हो गए, ठीक है, बाद में मिलते हैं, फिर करा दूंगा मैं आपके जितने क्वेश्चन आप तैयार रखिए, मैं एक साथ करा दूंगा। जाकृति जादव कुछ पूछ रही, एक्सप्लेन दिस, क्वेश्चन 30-40 डाल दिए लोगों ने, यहां कुछ दिख ही नहीं रहा, एक्सप्लेन किसको एक्सप्लेन करें। चलिए नेक्स्ट में मिलते हैं, नमस्कार, जय भारत। जिन्होंने अभी तक प्रोफाइल नहीं फॉलो किया, मैं आपके जो डाउट वगैरह उसकी क्लास ले लूंगा अलग से, अभी मैं पढ़ा रहा था तो इसमें अभी सब कुछ हौच पौच हो जाता है, अगर सब डाउट वगैरह लूंगा तो अलग से आपको सब करा दूंगा मैं जो बात है, ठीक है। तो जिसने अभी तक ये प्रोफाइल नहीं फॉलो किया, प्रोफाइल जरूर फॉलो कर लो भैया, तुरंत जाकर के भैया ना, यही ले जाएगा आपको मोक्ष की तरफ। नमस्कार, जय भारत।